हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में आपको उपलब्ध करा रहा है। मतलब आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। आपको एक बात और बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से कुछ बुक्स और ई बुक्स प्रिपेयर की गई हैं। अगर आप बुक्स एंड ई बुक्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा। फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आप बुक प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएंगे। अब बुक कैसी बनाई गई है तो बुक कंटेंट वाइज बहुत शानदार बनाई गई है और बुक के कई छोटे छोटे पार्ट बनाए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में और मजा आए, बुक और इफेक्टिव और इफिशिएंट हो जाए। तो बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम बात करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के बारे में, मतलब हम पूरे चैप्टर का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। किस चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो कक्षा 10वीं के, है ना, कक्षा 10वीं का जो अर्थशास्त्र है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर को हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से लेकर आखिरी टॉपिक तक एक ही वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय वाला सेगमेंट आता है जिसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो आप देखें, चूंकि हम वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं ना, आपको मैं बता दूं कि वैश्वीकरण क्या है, हम क्या चर्चा करने वाले हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था, दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। एक तो शब्द जुड़ा हुआ है जिसको आप कहते हैं वैश्वीकरण, और एक शब्द जुड़ा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। कई सारे लोगों को ये डाउट होगा कि इसमें ये दो शब्द क्यों डाले गए हैं। आप जानें कि जब भी दो शब्द डाले जाते हैं उसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको दो चीज़ों के बारे में बात करनी है और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होंगी। तो आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि भारतीय वैश्वीकरण हम आप बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था और फिर ले जाएं बोले पाताल की अर्थव्यवस्था, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, वैश्वीकरण एक क्रिया है। वैश्वीकरण क्या है, इसको आप एक क्रिया या एक प्रक्रिया के तौर पर जानेंगे, एक प्रोसेस है। और प्रोसेस होते होते एक सिस्टम तैयार हुआ है, कुछ चीजें तैयार हुई हैं जिसको आप, जो आज के परिवेश को आप वैश्वीकरण का दौर कह पाते हैं। तो वो प्रक्रिया के बारे में हमें जानना है और उस प्रक्रिया या उस प्रोसेस से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, उस संदर्भ में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था देखनी है। तो वैश्वीकरण से हमें ये देखना है कि कैसे कैसे यहाँ पर जो बात की जा रही है कि कैसे, चूंकि लोग कहते हैं कि हम वैश्वीकरण के दौर में रह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं। तो आपको ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की प्रोसेस को समझना है, उसके प्रभाव को समझना है, वो न्याय संगत है कि नहीं है, इनके बारे में जानना है। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी देखनी है, चूंकि हम भारत में रह रहे हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था इससे मजबूत हुई है या कमजोर हुई है, इससे भारत में आय की वृद्धि हुई है, भारत में निवेश बढ़ा है, भारत में लोगों को रोजगार मिला है, रोजगार मिलेगा तो उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ेगी। ये सब बातें हमें जाननी पड़ेंगी, इन सब बातों को हमें जानना पड़ेगा। तो ये दो टॉपिक का मतलब यही है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि पहले हम वैश्वीकरण की बात करेंगे, फिर वैश्वीकरण को जोड़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ वैश्वीकरण को हमें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। क्लियर? अब परिचय में देखते हैं कि हम कैसा वैश्वीकरण देखेंगे यहां पर। तो आप जाने कि अब विश्व जो है, विश्व में उपभोक्ताओं के रूप में हमने कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प देखे। उपभोक्ता मतलब क्या है, हम और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे क्या हैं, उपभोक्ता हैं। चूंकि अब ये फ्री है तो हम कह नहीं सकते आप उपभोक्ता हैं, लेकिन अगर ये पेड होता, पैसा लेकर हम कर रहे होते तो आप क्या है, मेरे उपभोक्ता हैं। फिर भी आप देख रहे हैं, उपभोक्ता के तरीके से मान सकते हैं। आप पार्ले जी बिस्कुट खाते होंगे, है ना, या आप कुकीज खरीद लेते होंगे, तो आप क्या है, आप दुकान से खरीद कर लाए ना, आप उसको तो बेचेंगे नहीं ना। क्या आप बेचेंगे, बोले एक पार्ले जी ले आए, बगल वाला बोला बोले चाय लेकर बैठा, बोले पार्ले जी होता तो मजा आ जाता, बोले 6 रुपए दोगे क्या, अभी देते हैं। ऐसा तो करते नहीं ना, आप आपके लिए लेकर आते हैं। तो मतलब आप उसका उपयोग कर लेंगे, जब आप उसका उपयोग कर लेंगे तो आपने उसका उपभोग कर लिया, है ना, आपने उसको कंज्यूम कर लिया, आपने उसका उपयोग कर डाला, तो आप क्या होगा, उपभोक्ता होगा। तो ऐसे दुनिया भर में कई प्रकार के उपभोक्ता हैं और बहुत सारे उपभोक्ता हैं। उन उपभोक्ताओं के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। अब वस्तुओं और सेवाओं के विकल्प से क्या मतलब है, मान लीजिए आप बिस्किट की ही हम बात करते हैं, किसी के पास पार्ले जी का ऑप्शन है, किसी के पास 50-50 का ऑप्शन है, कोई मोनाको खाता है, कोई कोकोनट खाता है, अलग अलग टाइप के ऑप्शन आपके सामने। तो ये तो वस्तुएं हो गई, हमने देखा कि आपने खरीद लिया और खा लिया।
सेवाएं क्या हैं, कोई 20 रुपए में बाल कटवाता है, कोई 25 में कटवाता है, कोई सड़क के बाहर बैठा होता है उससे बाल कटवा लेता है, कोई बड़ी दुकान में जाता है, ये सेवाएं हैं। तो इन सेवाओं के और वस्तुओं के, सेवा क्या है, उसने बाल काटने में आपको कुछ बना के खिलाया थोड़ी है, आपके बाल काट दिया, आप चले आए उठकर, थोड़ी देर बैठे, उसने कुछ पानी वानी डाला, काट पीट के अलग कर दिया, बाल बन गए, जैसे ही बाल की कटिंग हो गई आप चले आए। तो ये क्या है, ये सेवा का एक टाइप हो गया। तो वस्तु और सेवाओं के कई सारे लोगों के पास बहुत सारे विकल्प हैं, उनके पास इतने विकल्प हैं कि वो छोटे से लेकर बड़े तक कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे विकल्प हमने देखे और हम जानते हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। शीर्षस्थ विनिर्माता मतलब क्या हो गया, टॉप मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो दुनिया में टॉप लेवल की चीजें बना रहे हैं या दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हैं, उनके द्वारा डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन, टेलीविजन के नवीनतम मॉडल जो बनाए गए वो हमारे लिए सुलभ है। हम आप लोग खरीदते भी हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल हर 1-1.5 साल में आपके घर में आता रहता होगा, आपने देखा होगा। टेलीविजन, टीवी आती है, कभी पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, फिर रंगीन आई, फिर LCD LED आ गई, आपने कॉन्सेप्ट देखे होंगे। तो ये क्या होगा कि ये इन निर्माताओं के द्वारा चीजें बनाई गई, तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है, हम उन चीजों को उपयोग कर पाते हैं, और हम उन चीजों के द्वारा सहूलियत या कुछ आनंद या जो हम मनोरंजन करने वाले हैं वो भी हम कर पाते हैं। सड़कों पर नई नई गाड़ी के मॉडल आप देख सकते हैं। पहले केवल फिएट ऑटोमोबाइल्स या फिएट एम्बेसडर और दूसरी कारें आप देख सकते थे, इसके अलावा आपको और कारें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। फिएट एम्बेसडर और कार आप देख पाएंगे, इसके अलावा कुछ आपको देखने को नहीं। आजकल आप देखें, आपको बहुत टाइप की कारें, अलग अलग प्रकार की कारें आप आसानी से देख सकते हैं। भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। मतलब भारत के जो लोग हैं, दुनिया में कोई भी कार बनाए, भारत में आपको उस कार के बारे में जानने को मिल जाएगा, उसका चलाने वाला मिल जाएगा, उसका एक्सपीरियंस आपको बताने वाला मिल जाएगा। मतलब दुनिया में कोई सी भी कार बन रही है तो भारत में उसका खरीदार बिल्कुल है, किसी ना किसी ने वो कार तो खरीदी है। मतलब भारत के लोग अब दुनिया भर की बनाई हुई कारों को चला रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांड में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि आप देख सकते हैं। ब्रांड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को, जैसे आप देखें कि कई बार आपने देखा होगा पार्ले जी ब्रांड बन गया। हम दुकान पर जाते हैं, बिस्किट कोई भी खरीदते हैं, कहते हैं पार्ले जी देना, उसके पास नहीं भी होता है तो वो दूसरा देता है। आप कई बार जाते हैं कि जैसे आप कुरकुरे खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कुरकुरे, और वो देता है कुछ और, वो खरीद कर चले जाते हैं। ब्रांड बन जाता है, मतलब उसके नाम से अब चीजें पहचानी जाने लगी, उसका नाम लिया जाने लगा। तो ऐसे कई सारे ब्रांड उभर कर आए, कई सारे ब्रांड यहाँ पर बने, और ब्रांडों में तेजी से वृद्धि आप देख सकते हैं। कमीज मतलब शर्ट से लेकर टेलीविजन और प्रसंस्कृत फलों के जूस तक, मतलब जो पैकेट वाला जूस आता है वहां तक अलग अलग कंपनी के ब्रांड आ गए। हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। मतलब आपके सामने जो विकल्प आ रहे हैं वो अगर तुलनात्मक तरीके से हम देखें दूसरे देशों के साथ, पश्चिम के देशों के साथ, तो हमारे लिए नई घटना है। 2 दशक पहले भारत के बाजारों में ऐसी विविधता आप नहीं देख सकते थे, मतलब इतने ऑप्शन लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। कुछ वर्षों में ही हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। कैसे परिवर्तित हुआ? 2 प्रकार के बाजार आपके सामने हैं। मैं यहां पर ले लेता हूं कैसे 2 प्रकार के बाजार आपके सामने हैं। अगर एक बाजार का मैं जिक्र कर देता हूं, यहां पर एक बाजार हो गया ये, और एक बाजार का और जिक्र कर देता हूं कि एक बाजार हो गया ये। 2 प्रकार के बाजारों का आप जिक्र कर देते हैं। जैसे कि एक, और किसके बाजारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अगर देख लें, अगर अपन बात करें कि किसके बाजारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जानें कि हम भारत के बाजारों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बाजारों के बारे में बात कर रहे हैं? भारत के बाजारों के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो एक तो हो गया ये पुराना भारत, मतलब अगर हम इसको रेफरेंस मान लें, कुछ भी अगर 2 दशक पहले मानना है, कुछ भी हम मान लेते हैं, ये प्राचीन भारत का बाजार है। और ये आज का बाजार है। प्राचीन भारत के बाजार में मैं आपको एक चीज सोचने के लिए कहूंगा कि आप कपड़ों के बारे में सोचिए बस। मैं मोबाइल फोन, टेलीविजन, कारों के बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो नई नई तकनीकी के साथ बदलते गए हैं। आप कपड़ों के बारे में सोचिए। समाज में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक को महिला और एक को पुरुष कहते हैं आप, और दोनों के कपड़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। मतलब अगर आप पुरुष की पोशाक देखेंगे तो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, यही चलन में हुआ करता था। और यहां पर भी आप इसकी तुलना कपड़ों के साथ ही करें, कपड़ों के बारे में बात करें कि भाई आप कपड़ों के बारे में सोचेंगे।
यहां पर भी आपको अगेन दो ही लोगों के बारे में बात करनी है, महिलाओं के कपड़ों के बारे में बात करेंगे और पुरुषों के कपड़ों के बारे में बात करेंगे। मतलब यहां पर हम विकल्पों की चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप लोग भी दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते होंगे, अगर आज से 50 साल पहले के लोग आप देखेंगे तो आप गांव में पुराने लोगों को देखें तो पुरुषों में आपको कैसे लोग मिलेंगे, धोती कुर्ता पहने हुए या कुर्ता पजामा पहने हुए, इसी टाइप के लोग आपको गांव में देखने को मिलेंगे जो पुराने हैं। तो अब ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इनके जमाने में विकल्प उपलब्ध नहीं थे। कुर्ता सफेद पहन लो, काला पहन लो, नीला पहन लो, पीला पहन लो, ऐसा आ जाएगा। अगर हम आज के समाज में बात करें, फिर से हम पुरुषों को ही लेते हैं, अगर इन्हें कुर्ता ही पहनना है तो कुर्ते में भी कई सारी वैरायटी है। आप शादियों में जाते होंगे, कोई कहता है वेस्टर्न कुर्ता पहनूंगा, कोई कहता है ऐसा कट वाला पहनूंगा, कोई कहता है यहाँ बटन वाला पहनूंगा, कोई कहता है वहां बटन वाला पहनूंगा। आपके सामने 75 ऑप्शन आ गए कि आप कोट पैंट पहन सकते हैं, है ना, आप पैंट शर्ट पहन सकते हैं, है ना, आप धोती कुर्ता पहन सकते हैं, आप बरमूंडा पहन सकते हैं, आप शॉर्ट्स पहन सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। कुछ लोग तो आपने देखा होगा एक तो घाघरा पहन के आ गया था, तो ऑप्शन आपके सामने कई सारे हैं। समझ रहे हैं ना बात। तो क्या हो गया कि यहां पर क्या थे कि बाजार कैसे बदला कि पहले विकल्प, मैंने सिर्फ कपड़े का उदाहरण लिया, आप खाने का भी उदाहरण ले लो। पहले चाट का ठेला नहीं लगता था बाहर, आप जाएंगे तो आपको ऐसे कोई चाउमीन वाला नहीं मिलेगा, कोई सैंडविच वाला नहीं मिलेगा, कोई पिज्जा वाला नहीं मिलेगा। आप जाओगे तो बाहर भी आपको सब्जी पूड़ी रोटी दाल, कोई समोसा मोसा नहीं मिलेगा, यही सब चीजें मिल रही होंगी। आजकल आप देखो इतने आइटम है कि तो आप समझ लो कि परेशानी हो जाती है कि ये भी नहीं खाया क्या हमने, अरे यार ये तो नया है, ये भी खाना चाहिए। तो अब विकल्प आज के बाजार में आप देखेंगे तो विकल्पों की भरमार हो गई, ऑप्शंस की भरमार है। बस आपको पसंद करना है कि आपको क्या चाहिए, तो बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। तो बाजार कैसे परिवर्तित हुआ है, तो बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। और मैंने कुछ बातें आपको बताई किस तरीके से परिवर्तित हुआ है। हम इन परिवर्तनों को कैसे समझ सकते हैं, ये परिवर्तन जो है, इन परिवर्तनों को हम कैसे समझें। ये जो 3 परिवर्तन हुए हैं, बाजार का बदलना, लोगों के पास विकल्प का होना, लोग कैसे उसको खरीद पा रहे हैं, इन सब बातों पर बात करेंगे। कौन ऐसे कारक हैं, मतलब ये बाजार बदलने के पीछे से कौन से फैक्टर हैं, से कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, मतलब उन परिवर्तन के लाने के पीछे काम कर रहे हैं। और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं ना, किस तरीके से उनके जीवन को ये इफेक्ट करते हैं। इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे और जानेंगे भी। अब इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले आएगा अंतर्देशीय उत्पादन, प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्री, विश्व व्यापार और बाजारों का एकीकरण करना। वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो इसके बारे में हमें जानना है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, हमें उन कारकों के बारे में जानना है जिसके माध्यम से वैश्वीकरण संभव हो पाया। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। आपको ये जानना है कि भाई आप किस तरीके से उदारीकरण कर सकते हैं, क्या उदारीकरण हो सकता है, इनके बारे में आपको जानना है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, उसके बारे में जानना है, कब बना, कैसे बना, क्या करता है, अच्छा है, बुरा है, किसके साथ पार्शलिटी करता है, नहीं करता है, सारी बातें जानेंगे। अब चूंकि ये तो हो गई वैश्वीकरण की बातें, अब भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया पर बात करेंगे, क्या असर पड़ा। चूंकि हमारे चैप्टर का नाम भारतीय अर्थव्यवस्था भी है, तो उस पर भी हमें देखना है। फिर बात करेंगे न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, है ना, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ ग्लोबलाइजेशन में फायदा कोई देश ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, तो ऐसे न्याय संगत की बात करना। और लास्ट में समरी से हम इसको सम अप कर देंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। इतने टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है या टॉपिक आता है जिसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये जो भी ये मान लीजिए कि हमने सारे टॉपिक करे, तो ये सारे टॉपिक हम यहां पर कवर करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक हम बात करेंगे अंतर्देशीय उत्पादन, है ना, प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज के बारे में बात करनी है कि आप कैसे उत्पादन करते हैं। हम देश के अंदर के उत्पादन की बात भी करेंगे, बाहर के उत्पादन को भी देखेंगे थोड़ा सा। तो 20वीं सदी के मध्य तक जो उत्पादन है ना, 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन है वो केवल देश के भीतर हो रहा है। अब देश के भीतर से मतलब क्या है कि आप क्या समझ लें कि देश के भीतर कैसे उत्पादन हो रहा है, उसको हम कैसे जानेंगे, आप कैसे उसको देख पाएंगे। तो मान लीजिए कि मैंने एक देश बना लिया, कुछ गोल कलर का, ऐसे कुछ देश बना लिया, ये एक कोई एक देश आ गया। इसमें अपन एक देश का नाम ले लेते हैं, कुछ क्या ले लें, यहां पर देख लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, कोई एक देश ले लिया, कोई भी एक देश यहां पर हम लिख देते हैं, क्या है, कोई एक देश का ये भौगोलिक सीमा है,
कोई भी एक देश है और उसकी ये सीमा बनाई गई है। मतलब उत्पादन क्या है कि इस देश की जो बाउंड्री बनाई गई है, इस बाउंड्री के भीतर ही उत्पादन को रखा गया है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? कि जो उत्पादन किया गया है उस उत्पादन को किस में रखा गया है, इसके अंतर्गत ही यहां पर रखा गया है। देखिए तो जो ये बाउंड्री मैंने बनाई है चारों तरफ, इस बाउंड्री को आप देख पा रहे होंगे। तो इस बाउंड्री के अंतर्गत ही क्या किया गया है, इस बाउंड्री के मतलब इसके भीतर भीतर उत्पादन हो रहा है। अब ये भीतर भीतर उत्पादन कब हो रहा है? अगर हम बात करते हैं कि भीतर भीतर उत्पादन हो रहा है तो ये कब हो रहा है? सिर्फ इनसाइड में है ना, मतलब बाहर की तरफ उत्पादन नहीं हो रहा है, देश के भीतर ही आप उत्पादन कर रहे हैं। और कब हो रहा है? तो ये हमने 20वीं सदी तक की बात करी। कब तक की बात करी? 20वीं सदी तक की बात करी कि 20वीं सदी तक देश के अंदर ही उत्पादन हो रहा है। अब बात आती है कि यार ये देश के बाहर हम क्या करेंगे, मतलब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर क्या देश के बाहर नहीं जाएंगे, कोई दूसरे देश में नहीं जा सकते, कुछ और हम नहीं देख सकते। हमें यह भी जानना पड़ेगा कि भाई कोई अलग अलग देश है तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, उस तक कैसे पहुंचेंगे। कोई ये देश है, कोई ये देश है, तो यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो यहां तक भी तो पहुंचना पड़ेगा। मतलब इस सीमा के बाहर जब उत्पादन होगा तो उसको देश के बाहर कहेंगे, और सीमा के भीतर होगा उसको देश के भीतर कहेंगे। तो यही तो बात हम कर रहे हैं कि 20वीं सदी के मध्य तक का उत्पादन क्या है, केवल देश के भीतर है। तो अब यह जानना है कि देश के बाहर क्या क्या हो रहा है, मतलब इस सीमा के बाहर क्या क्या हो रहा है। ये देश का किसी का नक्शा हमने गोल बना लिया, तो इस सीमा के बाहर क्या क्या हो रहा है ना, इस सीमा के बाहर क्या क्या आप देख पा रहे हैं, यहां क्या क्या हो रहा है बाहर हमें जानना। तो क्या क्या करते हैं बाहर? तो बाहर से हम सिर्फ कच्चा माल मंगा रहे हैं या भेज रहे हैं, इसका आयात या निर्यात कर रहे हैं। मतलब कि अगर बात करेंगे तो इन सारी चीजों पर हम आयात निर्यात के बारे में ही देखने वाले हैं। ये सारी चीजें क्या है? आयात या निर्यात, मतलब हम मंगा रहे हैं या भेज रहे हैं, वैसा कुछ देखेंगे। कच्चा माल हो गया या खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब क्या है? जिसको हम खाते हैं। डबल रोटी आ गई, डबल रोटी समझते हैं कि नहीं? हमारे जमाने में कहते, आजकल तो ब्रेड कहने लगी, पाव कहलाने लगे। तो ब्रेड आपने मंगा ली, कोई पिज्जा मंगा लेता है, कोई और खाने की चीजें मंगा ली, कोई फॉरेन की चीज खाते हैं। तो खाद्य पदार्थ ऐसे, कई बार हम सरकारें गेहूं इंपोर्ट करती हैं, प्याज मंगवाती हैं, है ना, और कई सारी चीजें आती हैं, वो सब खाद्य पदार्थ हैं। और तैयार माल, जो कारखानों में माल तैयार हो गया, उस तैयार माल का भी आयात निर्यात। मान लीजिए कपड़ा है और ये शर्ट तैयार हो गई, कपास आया, कपास से धागा बना, धागे से कपड़ा बना गया, सिल्क, ये टी शर्ट तैयार होगी। अब ये टी शर्ट तैयार हो गई तो ये तैयार माल है, ये तैयार है, कोई व्यक्ति आके इसको पहन ले। मतलब इसमें कोई क्रिया विरिया नहीं करने के, बोले अब आदमी आएगा पहनेगा फिर उसको पहन के हम सिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस वो जाए सीधे पहने, रेडी टू यूज है, तुरंत उपयोग के लिए तैयार है, वो तैयार उत्पाद कहलाता है। तो इन सभी चीजों का, इन खास तौर से 3 चीजों का हम आयात निर्यात करते हैं। देश के बाहर वाले मामले में हम बात कर रहे हैं। अब भारत और भारत जैसे देशों का आप अगर उदाहरण लेंगे तो ये कच्चे माल और खाद्य पदार्थ को निर्यात करते हैं। अब कच्चा माल क्या है और खाद्य पदार्थ? कच्चे माल का मतलब क्या हो गया कि जो भी कोई कच्चा माल क्या होता है, इस कच्चे माल के आधार पर, है ना, आप देखो कच्चे माल के आधार पर क्या होगा, ये कच्चा माल किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री के अंदर जाएगा, है ना, किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री के अंदर जाएगा। और जब फैक्ट्री के अंदर जाएगा तो उस पर कुछ प्रोसेस होगी और ये कच्चा माल बनकर क्या आ जाएगा? तैयार माल बनकर आ जाएगा। उदाहरण आपको अगर याद हो तो हमने कई सारे उनमें बात करी है। जैसे मान लीजिए कि कच्चा माल हो गया गेहूं और ये कारखाना हो गया आटा का, और आटा के कारखाने में ये गेहूं डला और ये निकल कर क्या आ गया? आटा निकल कर आ गया। अब सीधे उपयोग कर सकते हैं। या हो सकता है कोई ब्रेड बनाने का कारखाना हो तो सीधे ब्रेड बना सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो अब क्या हुआ, कच्चा माल, जैसे मान लीजिए हम गेहूं का उत्पादन करते हैं तो हमने निर्यात कर दिया अलग अलग देशों में, इसको खरीद के आटा बना के पैक करके बेच रहे हैं या ब्रेड बनाकर पैक करके बेच रहे हैं, तो ये कच्चा माल। खाद्य पदार्थ, ये खाद्य ही है ना, तो इनका भी हम क्या करते हैं? गेहूं को निर्यात कर देना या चावल को निर्यात कर देना, इन सबको हम निर्यात करते हैं। मंगाते क्या है? वहां के कारखानों में जो तैयार माल होता है उसको हम आयात करते हैं ना। निर्यात का मतलब क्या है? निर्यात का मतलब है देश के बाहर भेजना, और आयात का मतलब क्या है? देश के भीतर कोई चीज मंगाना। इसको आप आयात और निर्यात कहते हैं। अब जो व्यापार है इसको कैसे समझेंगे? तो व्यापार जो है वो दूरस्थ देशों, मतलब दूर जो देश स्थित है उनको जोड़ने का एक मुख्य जरिया है। मतलब जब भी व्यापार करने कोई व्यापारी जाएगा, उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, हम मान लेते हैं राम नाम का व्यक्ति है, और ये व्यापार करने कहीं दूर के देश में जाता है ना। तो ये कहीं दूर के देश में जा रहा है तो कैसे पहुंचेगा? मान लीजिए कि ये कोई एक जगह चला गया, ये राम नाम का व्यक्ति है और ये कहाँ रह रहा है? कोई एक जगह है, मान लेते रामपुर नाम की जगह है। रामपुर से निकला और ये कहाँ पहुंचा? रामपुर से व्यापार करते करते भारत से निकला और ये पहुंच जाता है कहाँ? हम मान लेते हैं मिस्र पहुंच जाता है, या हम मिस्र का एक शहर है जिसको आप काहिरा कहते हैं।
इजिप्ट का एक शहर है जिसको आप काहिरा कहते हैं, काहिरा पहुंच गया। अब जब इसने यहां से और वहां तक की यात्रा की होगी तो यहां पर भी इसको तो कुछ व्यापारी मिले होंगे ना, XYZ PQRST, कुछ भी व्यापारी मिले होंगे। तो इस यात्रा के दौरान जब वो गया होगा तो घर से निकला होगा तो उसकी पत्नी ने बढ़िया टिफिन बना के दिया होगा। कितने दिन का बनाया होगा? बोले 20 दिन चलेगा कि 6 महीने चलेगा, ऐसा तो दिया नहीं होगा। टिफिन मिला होगा मुश्किल से 1-2 दिन के लिए, पूरी उड़ी बना दी होगी कि 2-4 दिन चल जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी रखी होंगी कि रास्ते में भूख लगे तो खुरमा चकली वकली कुछ ऐसी कुछ दे दी होंगी, खाते जाओ। अब जब ये निकलेगा यहां से तो कभी यहां रुकेगा, कभी यहां रुकेगा, कभी यहां रुकेगा, कभी यहां रुकेगा। मतलब इसने जो इस देश में, रामपुर मतलब कौन सी जगह हो गई? रामपुर का मतलब भारत हो गई। भारत से जब निकला है तो यहां पर गया, यहां पर इसने कुछ खाया पिया, कुछ चीजें देखी, मतलब कोई नई चीज देख कर आया। फिर अगली जगह गया, फिर वहां गया और वहां से भी कुछ चीजें, कुछ व्यापारी इसी माध्यम से आ रहे हो। मतलब व्यापार का है कि आपने देखा कि भारत से कोई व्यक्ति निकलकर मिस्र चला गया, इसने भारत और मिस्र को जोड़ दिया। ये भारत की संस्कृति को मिस्र ले गया। वहां पर हो सकता है कि वहां पर खाने का तरीका डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हो, भारत में जमीन पर, तो हो सकता है जमीन पर बैठकर खाया हो। उनने देखा कि ये क्या है, उनने पूछा, हो सकता है वो हमारे जैसा करने लगे और वो यहां पर आए तो इनके जैसा हम करने लगे। तो व्यापार से क्या होता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, जगहों को एक दूसरे से जोड़ना, वस्तुओं का आदान प्रदान, इंसानों का आदान प्रदान, ये सब कुछ होता है, आवागमन इनका होता रहता है। तो व्यापार क्या हो गए? दूरस्थ स्थानों को जोड़ने का एक मुख्य जरिया हो जाते हैं। अब कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, कंपनियों को आप कैसे कहें तो इसका हम जो उदाहरण ले रहे हैं यहां पर, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 2 शब्द लगे हुए हैं, एक में बहु है और एक राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशन से, है ना, नेशन से मतलब हो जाता है, या इसको आप क्या कहते हैं कि देश से इसका मतलब हो जाता है। और बहु का जो मतलब है ना, बहु का मतलब होता है मैनी से, है ना, बहु का मतलब किससे है? मैनी से मतलब हो जाता है, कई से मतलब हो जाता है। अगर हिंदी में हम बात करें कई से, जब कोई कंपनी कई देशों में स्थापित होती है, मतलब अपना व्यापार कई देशों में चला रही होती है, तो उसको आप बहुराष्ट्रीय कंपनी कह सकते हैं। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है कि एक साथ कोई कंपनी भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, रूस में, अमेरिका में, ऐसी जगह पे व्यापार कर रही तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। तो अब ये समय आया है इन कंपनियों के उभरने का युग था। अब इनने अपने आप को शेप लेना, इनने आकार लेना कंपनी से बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने का। मान लीजिए कि हम आप कोई कंपनी खोलते हैं भारत में तो वो कंपनी कहलाएगी। जैसे ही उसका हमने एक यूनिट अमेरिका में डाली तो क्या हो जाएगी? मल्टीनेशनल कंपनी हो जाएगी, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाएगा। समझ में आ रही बात? अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है तो हमने बात कर ली। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है ना। वो एक से अधिक देशों में उनका उत्पादन हो रहा है, यूनिट लगी है या उनके कोई कारखाने खुले हैं, वहां पर उनका नियंत्रण या ऑनरशिप है। तो ऐसी कंपनियों को आप क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनीज उनको कहा जाता है। समझ गए? बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिलते हैं। अब ये बात क्यों कही जा रही है? तो चूंकि उनको चाहिए लाभ कमाना है, लाभ कमाना है तो उनको अगर चीजें सस्ती मिलेंगी, सब कुछ सस्ता मिलेगा तो लाभ कमा पाएंगे, व्यापार में टिक पाएंगे। इस कारण से वो सस्ती चीजों की तरफ जाते हैं और वहां पर अपने कारखाने स्थापित करते हैं। क्या क्या चाहिए इनको? यहाँ पर कच्चा माल चाहिए, यातायात की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, सस्ता श्रम मिल जाए तो, और साथ ही साथ बाजार भी पास में हो तो फिर वहां पर कारखाना लगा देंगे। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। इसके हम कई सारे उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का एक उदाहरण है। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में, इसमें कई सारी चीजें आ रही है ना, औद्योगिक कंपनी बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो आप यहां पर अपन क्लियर कर लेते हैं और यहां पर एक एक करके लिखते चलते हैं ना। सबसे पहली चीज क्या आ गई कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गई। कहां की आ गई? बहुराष्ट्रीय कंपनी यूएसए की आ गई। क्या है? ये औद्योगिक उपकरण बना रही है, मतलब ये यूएसए कंपनी क्या बनाती है? औद्योगिक उपकरण बना रही है। ठीक, अब कहां पर है? यूएसए में है। तो यूएसए के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। मतलब आप देखेंगे कि डिजाइन कहां पर तैयार हो रहा है तो यूएसए में इनका जो R&D डिपार्टमेंट है, जिसको अनुसंधान केंद्र कहते हैं, वहां पर ये है ना, अनुसंधान केंद्र में क्या तैयार हो रहा है? अनुसंधान केंद्र में इनका डिजाइन तैयार हो रहा है।
डिजाइन तैयार कर दिया और उसके पुर्जे कहां तैयार कर रहे हैं, पुर्जे अगर देखेंगे तो चीन में तैयार हो रहे हैं। मतलब यहां पर डिजाइन तैयार हो गया। अगर हम दूसरी बात करते हैं कि कंपनी ने डिजाइन बना लिया, इसके बाद जो पुर्जों की बात करेंगे तो पुर्जे कहां पर बना रहे हैं, तो पुर्जे बना रहे हैं चीन में। ठीक है भैया, मान लिया कि चीन में बना दिए। और फिर जहाज में लाद कर इनको कहां ले जा रहे हैं, मैक्सिको और यूरोप में ले जा रहे हैं। मतलब ये पुर्जों को कहां ले जा रहे हैं, तो यहां से इनने जहाज में इन पुर्जों को लादा, यहां से किस में लादा, जहाज में लादा, और कहां ले गए, मैक्सिको या यूरोप के देश में ले गए और वहां पर इनको असेंबल कर दिया। वहां पर इनको असेंबल कर दिया और फिर क्या किया इनने, उनको सामान बेचना पड़ेगा, तो वहां के देशों में इनने सामान बेचना स्टार्ट कर दिया। अब उत्पाद को क्या किया इनने, देखो आपने देखा बहुराष्ट्रीय कंपनी का अनुसंधान केंद्र अमेरिका में, पुर्जे चाइना से इकट्ठे कहा हुए मैक्सिको और यूरोप में, और वहां से निकलकर दुनिया भर में इनने अपना बाजार फैल दिया। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन किया गया। मतलब कोई ग्राहक को कोई समस्या आ जाए तो ग्राहक सेवा केंद्र कहां पर खोल दिया, तो ग्राहक सेवा केंद्र कहां खोला गया है, ये भारत खोला गया है। अब और व्यापार कहां कर रही है, तो व्यापार अपना पूरा प्रोडक्ट कहां बेच रही है, विश्व भर में बेच रही है, अलग अलग देशों में, सब जगह बेच रही है। अब आपको क्यों हमने मल्टीनेशनल कंपनी का उदाहरण लिया या क्यों कहते हैं कि मल्टीनेशनल हो जाएगी, तो आप समझिए कंपनी है यूएसए की, मतलब वहां पर जो रिसर्च का काम होता है वो होता है कहां पर, यूएसए के अंदर, और यूएसए में उसका रिसर्च का एक सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, वहां पर ये डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बन गया कि भाई ऐसी चीज बनानी है, लेकिन पुर्जे कहां से इकट्ठे कर रहे हैं, तो मतलब एक जगह ये हो गई, पुर्जे इकट्ठे कर रहे हैं अमेरिका से, और इन पुर्जों को कहां भेज रहे हैं, मैक्सिको यूरोप में, यहां पर प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और फिर यहां से प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेच रहे हैं। और उसके लिए ग्राहक सेवा का केंद्र कहां पर खुला है, भारत में। मतलब एक चीज बना रहे हैं उसको अलग अलग जगह से कर रहे हैं। डिजाइन बनाने वाले कहीं कारखाना, पुर्जे बनाने वाला कहीं, इकट्ठा करने वाला कहीं, और ग्राहक सेवा केंद्र कहीं। इसीलिए इन चीजों को मल्टीनेशनल कहा जाता है। ये आप देख लीजिए, बेंगलुरु में एक स्थित कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। इससे चूंकि भारत में क्यों आते हैं लोग, अंग्रेजी बोल लेते हैं, भारत में अच्छी कंपैरेटिवली दूसरे कई सारे देश हैं जहां पर इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, भारत में पढ़े लिखे लोग खूब हैं और आसानी से स्किल्ड लोग मिल जाते हैं, तो यहां पर इन्हें कॉल सेंटर खोल दिया। क्लियर बात, चले आगे। अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, तो हमने पहली बात तो नाम से जान लिया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं। बहु का मतलब है मैनी या मल्टी, मतलब कई सारे, राष्ट्रीय मतलब नेशन, तो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उनको आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहु का मतलब कई, राष्ट्रीय का मतलब देश से निकलता है, तो कई सारे देशों में जो अपना कारोबार करती है उनको आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ये बात हम जान चुके थे पहले। अब यहां पर जो बात हम कर रहे हैं, तो ये एक चीज लिखी है, इसको कहते हैं वैश्विक स्तर। मतलब क्या हो गया कि हम जो भी काम करेंगे, हम मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो मुझे मत समझ लेना कि मैं बहुराष्ट्रीय हूँ, मैं तो भारत का ही हूँ ना, मेरे कोई 2-4 राष्ट्र नहीं है, मैं भारतीय हूँ, है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है कि वैश्विक स्तर पर, मतलब ऐसा हम देखें कि पूरी दुनिया के स्तर पर कई सारे देशों के लिए उनको अपना सामान तैयार भी करना है, कई सारे देशों में अपना सामान बेचना भी है। मतलब क्या हो गया कि अगर हम बहुराष्ट्रीय कंपनी को देखते हैं ना, इसको रफ कर देता हूं मैं, अगर हम अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी को देखते हैं, मान लीजिए कि ये हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई, कोई सी भी हो गई, अपन XYZ नाम रख लेते हैं, कोई भी कंपनी है, मान लेते हैं कि कपड़ा बनाने की कोई कंपनी है, कपड़ा की कंपनी है। अब ये कपड़ा की कंपनी कैसे आगे काम करेगी, तो इसके 2 तरीके होंगे। एक जगह तो करेगी ये उत्पादन, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा और फिर बने बनाए माल को बेचना भी पड़ेगा। आपको पता है कि नहीं। अब ये जो कंपनी है इसके लिए इसकी प्रोसेस क्या होगी यहाँ पर, तो इसकी प्रोसेस तो आप जानते हैं कि अगर इसको कपड़ा बनाना है, कपड़े का कारखाना है, तो उसको कपास चाहिए, कपास से क्या बनेगा, सूत बनेगा, जिसको आप धागा भी कहते हैं। इससे क्या बनेगा, तो इससे फिर आप देखेंगे कि नॉर्मल कपड़ा तैयार हो जाएगा और इस कपड़े से क्या हो जाएगा, सिलाई होकर एक ड्रेस तैयार हो जाएगी, जिसको आप परिधान कहते हैं। और ये ड्रेस क्या होगी, फिर आदमी को बेच दी जाएगी, आदमी खरीदेगा। अब ये जो प्रक्रिया जो मैं बात कर रहा हूं, इस प्रक्रिया के बारे में है ना, जिस इस प्रक्रिया के बारे में, कपास है, कपास के बाद सूत आ गया, सूत के बाद कपड़ा आ गया, कपड़ा का ड्रेस बन गई, ये सारी प्रक्रिया हो गई। ये सारी चीजें आती हैं उत्पादन के अंतर्गत। मतलब आप क्या हो गए, उत्पादन के अंतर्गत का मतलब क्या हो गया कि कपास से लेकर, है ना, कपास खरीदना, है ना, कपास पैदा नहीं करेंगे, कपास खरीदना से लेकर और ड्रेस तैयार करना तक की जो भी चीजें हैं वो सब उत्पादन के अंदर आ गई।
अब कपास इनको कहीं से खरीदना पड़ेगा, चूंकि कहां से खरीदेंगे, कपास कौन उगाता है, तो कपास उगाते हैं किसान, तो किसानों से कपास खरीदेंगे। किसानों से कपास खरीदा, हो सकता आयात करें, मतलब कहीं से मंगाना पड़े, कपास खरीदा, कपास से सूत, सूत से कपड़ा, कपड़ा से ड्रेस तैयार की, बन गया। अब इस ड्रेस को इनको बेचना पड़ेगा, अलग अलग देशों के अंदर इन्हें जाना पड़ेगा। कई सारे बाजार हो सकते हैं, कई बाजारों में बेच सकते हैं। अब ये बाजार इनके एक ही देश में हो सकते हैं, अलग अलग देशों में भी हो सकते हैं ना, कई सारे देशों में ये बाजार हो सकते हैं, देश 1, देश 2, देश 3, देश 4, ऐसे कई सारे देशों के अंदर इनके बाजार हो सकते हैं। हो सकता है कि उत्पादन की प्रक्रिया केवल 2 देशों में हो रही हो, मान लीजिए कि अमेरिका और भारत में उत्पादन हो रहा है, लेकिन बना बनाया कपड़ा बेचा जा रहा है करीब 25 देशों में, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उत्पादन भारत और अमेरिका में हो रहा है और बेचे भी भारत अमेरिका में जा रहे हैं, क्योंकि 2 देशों की बात, तो मल्टीनेशनल मतलब क्या होगा, एक देश से ज्यादा की बात आ गई। मतलब जब आप क्या करेंगे कि आपकी कंपनी कई सारे देशों में काम कर रही, तो आपका उत्पादन भी वैश्विक स्तर का होगा, कई सारे देशों की सप्लाई करने की ताकत आप में होगी, आप कई सारे देशों में अपना माल बेच भी सकते हैं। क्लियर बात? तो उत्पादन क्या हो गया, यहां पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो वैश्विक स्तर पर काम करेंगी। मतलब सबसे पहले तो उन्हें वस्तुएं जो भी बना रही हैं या सेवाएं जो भी वो तैयार कर रही हैं, उनका उत्पादन करना होगा वैश्विक स्तर पर। हो सकता है आज आपका क्लाइंट अमेरिका है, कल आपका क्लाइंट जापान भी हो जाए, तो आपको वैसे कुछ काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम वस्तुएं बना रहे हैं या सेवाएं बना रहे हैं, तो जब वो तैयार हो जाएंगी तो ये तो उत्पादन की बात हो गई। हम अपना कोई वस्तु, कोई सेवा अलग अलग देश में बना सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा चीन का, अमेरिका का, कि उसका डिजाइन तैयार हुआ अमेरिका में, फिर उससे पुर्जे हमने खरीदे चीन से, इकट्ठा किया उनको मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में, और उसका कॉल सेंटर हमने लगाया भारत में और बेचा दुनिया भर में। तो ये सब उत्पादन के अंतर्गत आ गया। अब बेचना कहां है, तो बेचने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी देश में, भले उस देश में आपकी उत्पादन की इकाई हो या ना हो। क्लियर बात? तो उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो जटिल ढंग से संगठित हुई है। मतलब कहीं पर आपने देखा कि कहीं डिजाइन तैयार होता है, कहीं से पुर्जे लेते हैं, कहीं पर उनको असेंबल्ड करते हैं, कहीं पर फिर बेचते हैं, और कहीं पर उनका ग्राहक सेवा केंद्र खोलते हैं। तो उत्पादन की प्रक्रिया जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित होती है और विश्व भर में फैली हुई है। मतलब अलग अलग जगह कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, ऐसी बातें यहां पर होती हैं। व्यापार आप देखें तो व्यापार में सबसे पहला एक नाम आता है, इसको चीन कहते हैं। चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मतलब विनिर्माण केंद्र क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर सस्ते तरीके से अच्छा माल तैयार कर दिया जाता है। तो ये सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान आपको करेगा अगर आप कोई चीज बनवाना चाहते हैं। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका के बाजारों से निकटता के कारण लाभप्रद हैं। तो ये क्या उदाहरण हम देख रहे हैं, वो यूएसए वाला जो उदाहरण लिया था, तो उसके पुर्जे चीन से खरीदे और इकट्ठा कहां पर किया इनको, मैक्सिको और यूरोप में या अमेरिका के पास है, तो वहां पर असेंबल किया और फिर उसको बेच दिया दुनिया भर में। क्योंकि पास है तो आसानी से हम देख भी सकते हैं, निगरानी भी कर सकते हैं। आजकल निगरानी में कोई समस्या नहीं है, बैठे कहीं रहो और निगरानी कहीं करते रहो। भारत में उन्होंने क्या डाला था, भारत में उन्होंने कॉल सेंटर, जिसको आप ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं, खोला था। क्यों? क्योंकि यहां पर अत्यंत कुशल इंजीनियर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। ये तकनीकी पक्ष, मतलब जो टेक्निकल बातें हैं उनको बहुत आसानी से समझते हैं और सामने वाले को आसानी से समझा भी सकते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। तो इससे क्या है कि भाई विदेश का आदमी बात करेगा और हम हिंदी में बोलने लगे, उसने फोन किया, हेलो कौन है ना, तो अपन ने बोला कि कुआ बात कर रहा हूं, है ना, कि का है भैया, का काम है, अपन ऐसी बातें करने लगे तो समझ में नहीं आएगा। भारत में भी अलग अलग जगह आपको अलग अलग भाषाएं, बोलियां देखने को मिलेंगी। तो हमारे यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले भी काफी मात्रा में है। इससे ग्राहक सेवा देखभाल में आसानी हो सकती है, ग्राहक देखभाल सेवा ये उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें हम डिजाइन तैयार करने से चीन जाकर मैक्सिको, यूरोप के बाद भारत होते हुए आते हैं। ये सभी चीजें मिलाकर अगर बात करते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का 50 से 60% हिस्सा ये, या 50 से 60% तक की बचत कर देते हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं आप कि अब वैश्वीकरण जो है वो लाभ की कुंजी है। अब उसने कंपनियों के लिए लाभ के दरवाजे खोल दिए हैं। अब बात करेंगे विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ने को लेकर, है ना, कि विश्व भर का जो उत्पादन है उसको कैसे एक दूसरे से आप जोड़ेंगे। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज के बारे में बात करनी है। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो, है ना। अब बाजार के नजदीक क्या हो, तो मान लीजिए अब हम यहां पर क्या आसानी से सप्लाई हो सके, हमारा बना बनाया माल आसानी से बिक सके।
यहाँ पर कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम भी उपलब्ध हो, मतलब जो मजदूर हैं वो भी आसानी से मिल जाएं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों टाइप के। जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित होना, उत्पादन के जो कारक हैं वो अन्य कारक भी वहां पर अगर उपलब्ध होते हैं तो उनकी उपलब्धता भी अगर सुनिश्चित रहती है ना, वो सुनिश्चित रहते हैं। तो ये सारी बातें अगर हैं तो इसके आधार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारखाना स्थापित करती हैं। उदाहरण के तौर पर ये फोटो देखिए, ये कह रहा है कि मैं इस कारखाने को इस दूसरे देश में स्थानांतरित करूंगा क्योंकि ये बहुत खर्चीला है। खर्चीला क्यों है? क्योंकि वहां पर बाजार उतना नहीं मिल पा रहा है। दूसरा ये कि कुशल अकुशल श्रमिक बहुत महंगे हैं और दूसरे जो अन्य कारक हैं वो भी नहीं है, तो इस कारण से यहां से जाना चाह रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी ध्यान रखती हैं, उनकी नजर रहती है। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद उत्पादन के लिए वो क्या करते हैं? कार्यालय और कारखानों की स्थापना करते हैं। परिस्थिति क्या हुई? कच्चा माल कहाँ मिलेगा, श्रम कैसे मिलेगा, बाजार कैसा होगा, यातायात कैसा होगा, इन सबको ध्यान में रखने के बाद वो कार्यालय और कारखाना स्थापित करेंगे। इनकी परिसंपत्तियां क्या हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज पर अगर हम बात करें तो क्या प्रॉपर्टीज है, तो बात करेंगे, देखेंगे। जैसे आपने कारखाना खोलना है तो जमीन होनी चाहिए, फिर उस पर मकान बनाएंगे, मशीन और अन्य दूसरी उपकरण जो है वो सब आपकी परिसंपत्तियां। और इन सब पर जो मुद्रा आप खर्च करते हैं, भूमि पर, भवन पर, मशीन पर और अन्य उपकरणों की खरीद पर जो आप पैसा खर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मुद्रा का निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी कहलाती है। क्लियर बात? अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को आप विदेशी निवेश कहते हैं, और ये खास तौर से डायरेक्ट निवेश करती हैं कंपनियों के अंदर। कंपनियां स्थापित करी, इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कहते हैं, एफडीआई भी कहा जाता है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि जो उसने परिसंपत्तियां प्रॉपर्टीज बनाई है वो उसको लाभ अर्जित करके देगी, मतलब ये फायदा कमाएंगी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, मतलब कोई कंपनी आई है भारत में तो भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर वो उत्पादन करना स्टार्ट कर देगी, है ना, कि उनने उसके साथ जुड़ गए कि बोले तुम हमारे लिए काम करने लगो और उत्पादन स्टार्ट यहां पर हो जाएगा। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है, काफी प्रॉफिट वो प्राप्त कर पाती है। जैसे हम पहली बात करें क्या प्रॉफिट ले पाती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं। कैसे धन प्रदान करती हैं? जब बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है, उसने लोकल कंपनी से टाई अप किया तो उसको पैसा देगी कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करो, हम बड़े स्तर पर बात करने वाले हैं। तो छोटी कंपनियों को अपना इंफ्रा सही करने के लिए, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, अपना जो आप स्ट्रक्चर कहें या जो हम आधारभूत संरचना कहें उसको मजबूत करने के लिए इनको मदद मिल जाती है, और उनके पैसा मिल गया, उस पर इंटरेस्ट भी नहीं देना, उसके माध्यम से ये अपनी क्षमताएं तैयार कर लेती हैं या क्षमता बढ़ा लेती हैं। दूसरा क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी भी अपने साथ लेकर आती हैं। इससे भी स्थानीय कंपनी जिसने उनके साथ टाई अप किया है, जिसने उनके साथ समझौता किया है, उसको फायदा हो जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आसान रास्ता क्या है? किस तरीके से वो निवेश करती हैं? तो सबसे आसान रास्ता है कि खरीदना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना, ये सबसे आसान तरीका है। भारत में आना है, कोई छोटी कंपनी खरीदी और उस कंपनी का नाम बदल दिया कि ये अब ये हो गई है, मतलब ये फलाना कंपनी हो गई है, और उससे फिर उत्पादन का प्रसार कर दिया। अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह कार्य बड़ी आसानी से कर लेती हैं। तो अब सवाल आता है कि कंपनियां कैसे ये कर लेती हैं, तो ये कैसे करेंगे, इसकी बात तो हम करेंगे कैसे करेंगे, या एक उदाहरण पहले ले लेते हैं कैसे लिया। तो एक उदाहरण है कि एक बड़ी अमेरिकी कंपनी, बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसको कारगिल फूड्स कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कारगिल फूड्स का लोगो है, मतलब ये लिखा हुआ, और ये ऊपर वाला है, और ये नीचे वाला जो है वो परख फूड्स का है। मतलब अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी ने किसको खरीदा? परख फूड को खरीदा। क्यों खरीदा? परख फूड भारत में जाना माना ब्रांड था, इसका काफी बड़ा मार्केटिंग जो आप बोले कि नेटवर्क था, विपणन तंत्र था, तो इस कारण से खरीद लिया। तो कारगिल फूड ने परख फूड जो छोटी कंपनी है उसको खरीद लिया। क्यों खरीदा? सवाल ये आता है। तो परख फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र, एक बड़ा मार्केट तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे ना, उसके ब्रांड काफी पॉपुलर थे। जैसे उसके कई सारे 4 तेल शोधक केंद्र थे या दूसरी और चीजें थी। अब इन सब पर किसका अधिकार हो गया? कारगिल फूड्स का अधिकार हो गया है। अब वो उनको चलाती है। कारगिल फूड्स अब 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी हो गई है। तो भारत में आने के लिए कारगिल फूड्स को सेट होना, तो उसने परख जैसी छोटी कंपनी को खरीदा। यही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश करने का सबसे आसान तरीका होता है कि छोटी को खरीदो और अपना व्यापार चालू कर दो।
अब ये कंपनियां इतनी जो बड़ी कंपनियां आती हैं, ये भारत के अंदर देखें तो परख फूड भी छोटी कंपनी नहीं थी, उनकी नज़र में छोटी कंपनी, तो ऐसे खरीद कैसे लेती हैं ये कंपनियां, किसी अन्य कंपनियों कैसे खरीदती है। वास्तव में अगर आप देखें तो शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अगर आप टॉप लेवल की मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं तो इनकी संपत्ति इतनी है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री की, जो विकासशील देश है, उसके बजट से भी ज्यादा इनके पास पैसा होता है। इतनी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को आप समझ सकते हैं, उसकी शक्ति और उसके प्रभुत्व के बारे में आप समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि वो कुछ भी चेंज करवा सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीकों से अपना उत्पादन को नियंत्रित करती हैं। कैसे तरीके हैं? जैसे अपना कारखाना लगाकर, अपनी कोई फैक्ट्री उनके द्वारा सेट कर दी गई है। मान लीजिए कि भारत में आना है तो कारखाना डाल दिया, यूनिट डाल दिया, प्रोडक्शन चालू कर दिया। दूसरा, कोई अन्य कंपनी को खरीद लिया, जैसे परख फूड को कारगिल फूड ने खरीदा, उस तरीके से। तीसरा, किसी अन्य कंपनी के विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खरीद लिया कि भाई ये वाली हमारे लिए काम करेगी, या उसका कोई सेंटर खरीद लिया कि भाई अब ये हमारे लिए काम करेगा। इन सब तरीकों से क्या कर सकते हैं? इन सब तरीकों से अपने उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। जैसे आप देख पाए कि विकासशील देशों में ये पेंट तैयार हो रहा है और विकासशील देशों में ये तैयार है और विकसित देश अमेरिका में जा रहा है। ये पेंट विकासशील देशों में 1500 का है, यहाँ तैयार करके विकसित देशों में 6500 तक का बेचा जा रहा है। एक अन्य तरीका भी है नियंत्रण करने का, किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। एक अन्य तरीका क्या है कि उत्पादन को कैसे नियंत्रित करें, तो छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देकर, मतलब आप ये फोटो अगर देखेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि दो महिलाएं कुछ फुटबॉल सिलते हुए आपको दिखेंगी। एक्चुअल में जो खेल की सामग्रियां हैं वो बड़ी कंपनियां बनाती ही नहीं है, छोटी छोटी जगह बनते हैं, ये छोटे उत्पादक हैं, इनसे बनवाकर वो ले जाएगी। और उसमें आप देखेंगे उनको एक ऐसी नीली चीज भी दे दी है कि भाई एक एक तो ऐसा लगाना है कि हमारी ब्रांड वाली चीज भी चली जाए। तो ऐसा करने से बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या किया कि इनको ऑर्डर दिया, ये लोग काम कर रहे हैं, छोटी कंपनियां हैं, छोटी जगह हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, वो काम कर रहे हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनी इसको खरीद लेगी और फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करेंगे, खरीद कर फिर वो अपना ब्रांड लगाकर बड़ी बड़ी जगह पर बेचेगी। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि ये ऐसा करते कौन है, तो कपड़ा बनाने वाले, जूते चप्पल और खेल के सामान के ऐसे उद्योग हैं जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम बनाती हैं, छोटे लोगों से ज्यादा बनवाती हैं। मतलब अगर उत्पादन आपूर्ति की बात करें तो उत्पादन विश्व भर में छोटे उत्पादकों द्वारा होता है, लेकिन इसको खरीद लिया जाता है या समझौता कर लिया जाता है बड़ी कंपनियों के द्वारा। और आपूर्ति कौन करती है? सप्लाई करने का काम बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं अपने ब्रांड के साथ, अपने ब्रांड नेम के साथ। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। तो ये इनका निर्धारण जो है वो प्रचंड क्षमता के साथ कर पाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य और प्रसार का तरीका क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं, जैसे हमने देखा हुआ है। विश्व भर की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध बनाकर, उनके साथ कुछ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करके, कंपनियों के साथ साझेदारी करके, पार्टनरशिप करके, कंपनियों का इस्तेमाल करके, कंपनियों को खरीद कर, उनको ऑर्डर देकर, इस माध्यम से अपनी क्या करते हैं? उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है। स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके उन्हें खरीद कर भी ये ऐसा करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। ये तरीके हैं, मतलब ये 3-4 तरीके, विश्व भर के स्थानीय कंपनियों के साथ संबंध बनाकर, समझौता कर कर, साझेदारी कर कर, उन कंपनियों का इस्तेमाल कर कर, या उनके साथ प्रतिस्पर्धा करके, या उन्हें खरीद कर, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना प्रभाव जमा रही हैं। इससे क्या हुआ? परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है, मतलब जुड़ाव इसमें आपस में हो रहा है। अब बात करनी है, कुछ आपको विचार करना है। क्या विचार करेंगे? एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स, आप याद रखेंगे, 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड भारत में कब आई? तो 1995 में भारत आई। डेट याद रखते जाएंगे, चाहे तो आप लिखते जाएंगे। और चेन्नई के पास 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र स्थापित किया। भारत में जीपों और ट्रकों की प्रमुख निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। आपसे पूछेंगे कि फोर्ड ने भारत में कारखाना किसकी मदद से बनाया? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से बनाया। वर्ष 2017 तक फोर्ड भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी ना, 88,000 कार बेच रही थी, और उससे लगभग दुगनी 1,81,000 कारों का निर्यात कर रही थी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जा रहा था। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास कल पुर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। मतलब यहां पर क्या करेंगे? कुछ पार्ट्स हम बनाएंगे और उनको अलग अलग जगह पर भेजेंगे ताकि हम इसकी सप्लाई कर सकें। चित्र देखेंगे, चित्र देखकर आप कुछ ये 2 आंसर देंगे। क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और क्यों? तो आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, आप आसानी से दे देंगे। अनुच्छेद पढ़ लिया आपने।
विदेशी निवेश क्या है, फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया। तो विदेशी निवेश भी आप देखेंगे कि जब कोई कंपनी भारत में अपनी कंपनी लगाती है तो उसको निवेश कहते हैं, या कोई कंपनी खरीदती है तो उसको निवेश कहते हैं। और निवेश कितना किया, लगभग 1700 करोड़। ये फोटो आप देख पा रहे हैं। भारत में बनी कारों को अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है निर्यात के लिए, ताकि अलग अलग देश में जा सकें और वहां पर अपना व्यापार फैला सकें। भारत से आपूर्ति इनकी हो रही है। अब बात करेंगे विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, है ना, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट के बारे में, कि विदेशी व्यापार क्या है और बाजारों का एकीकरण क्या है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो लंबे समय से विदेशी व्यापार और विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम जो है वो व्यापार रहा है। अब व्यापार कैसे रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए कैसे व्यापार रहा है। देखो, ये एक व्यापारिक मार्ग है जिसको आप रेशम मार्ग या सिल्क रोड के नाम से भी जानते हैं। सिल्क रोड कहलाता है, या इसको आप रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। रेशम मार्ग, ठीक है। अब रेशम मार्ग क्या है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम व्यापारिक मार्ग है। क्या है, व्यापारिक मार्ग है। व्यापारिक मार्ग का मतलब क्या है कि इस रास्ते का उपयोग करके व्यापारी जाया करते थे और व्यापारी आया करते थे। मान लीजिए ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, चाइना में बीजिंग और शंघाई से, और भारत में आप देखेंगे बंगाल से स्टार्ट हो रहा है। यहां से व्यापारियों के काफिले आगे बढ़ेंगे। काफिले का मतलब क्या होगा कि उनके समूह आगे बढ़ेंगे, और वो क्या करेंगे, यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुछ सामान उन्होंने यहां बेचा, फिर कुछ यहां बेचा, यहां से कुछ खरीदा यहां बेचा, यहां से कुछ खरीदा यहां बेचा, यहां से कुछ खरीदा यहां बेचा, ऐसे ये चलते थे। अब ये व्यापारिक मार्ग पर जो हम बात कर रहे हैं कि व्यापारिक मार्ग क्या है, तो ये शहरों को या देशों को जोड़ने के लिए, है ना, देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम हुआ करते थे। तो आपने देखा कि चीन से निकलकर ये कहां चला गया, कई देश महाद्वीपों को जोड़ते हुए और आगे की तरफ बढ़ जाता है। व्यापारिक मार्ग में जब देश जुड़ेंगे तो व्यापार तो होगा, इस तरफ से भी होगा और उस तरफ से भी होगा। संस्कृति का आदान प्रदान भी यहां से होगा और वहां से होगा। खान पान की चीजें भी आएंगी, ज्ञान की चीजें भी आएंगी, सब चीजों का आदान प्रदान इनके माध्यम से होगा। इतिहास में हमने देखा हुआ है कि भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में हमने पढ़ाई की है, अध्ययन किया है। आप देखें भारत का जो नक्शा है वो कुछ इस तरीके का है। अगर मैं साउथ इंडिया का नक्शा बना दूं, और ये पश्चिम की बात हो गई, ये पश्चिम आ जाता है और इस तरफ जो है वो पूर्व आ जाता है। तो यहां पर आपने देखा बहुत सारे जो व्यापारिक मार्ग हैं वो यहां आके टिकते हैं, फिर यहां से फिर आगे की तरफ चले जाते हैं। तो भारत में हमने कैसे ये व्यापार हो रहा है, भारत में इससे किस तरीके का फायदा हो रहा है, भारत की भूमिका क्या है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं इतिहास के अंदर। व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां, जैसे आप देखें ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई, तो वो कैसे आती है, क्योंकि उसको दिखता है कि यहाँ पर हित है, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट है, इस कारण से भारत की ओर आकर्षित हुई और भारत में आकर उन्हें अपना व्यापार जमा लिया और व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है, जो फॉरेन ट्रेड है इसका मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। सरल शब्दों में कहें तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करते हैं। मतलब क्या हो गया, तो मतलब समझिए, यहां पर मान लीजिए कि आपका कोई देश है, कोई भी देश किसी का भी हो सकता है, अपन ये नहीं कह रहे कि किसका है, ये देश हो गया। तो इस देश में एक छोटा सा बाजार आ गया, मान लीजिए कि छोटा सा बाजार ये आ गया, ये छोटा सा बाजार है। अब यहां पर कोई चीज बन रही है, मान लीजिए कि यहां पर कोई चीज मैं लिख लेता हूं, क्या यहाँ की कोई एक चीज फेमस है, कोई भी फेमस चीज का नाम बना आप याद कर लीजिए। जैसे भारत की अगर हम बात करें कि हस्तशिल्प बड़ी फेमस है, कई प्रकार के शिल्प हैं अलग अलग जगह के। अगर आप देखते होंगे इन शिल्प के बारे में तो आप पाएंगे कि अलग अलग टाइप के शिल्प आपको देखने को मिलेंगे। मैं कुछ के नाम आपके सामने लिख देता हूं। जैसे आप देखें भारत में कई अलग अलग जगह की साड़ियां प्रसिद्ध हैं, ठीक, कई जगह के अगर आप देखें साड़ियों में आप देखें तो कई सारी, जैसे आप बनारसी साड़ी हो गई, है ना, महेश्वर की साड़ी हो गई। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कई सारे फल प्रसिद्ध हैं, जैसे आप आम के बारे में जान सकते हैं। हमारे यहाँ पर कई प्रकार की दवाइयाँ प्रसिद्ध हैं, खास तौर से आप आयुर्वेद के बारे में जान सकते हैं। अब क्या है, अगर आप इन चीजों को देखते हैं तो ये क्या है, सिर्फ भारत बस में है। आम आप भारत में हाफूस खा सकते हैं, आप उसका आनंद ले सकते हैं।
लेकिन जब यही स्थानीय चीज मतलब इस देश के अंदर है और इस देश के अंदर है, जब तक वो इस अपने छोटे से इलाके में है जहां पर ये पैदा हुई है, तब तक इसको क्या कहेंगे, ये स्थानीय हो जाएगी। फिर जैसे ही ये अलग अलग जगह जाएगी तो ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हो जाएगी। अब जैसे ही ये राष्ट्र से बाहर जाएगी, है ना, देश से बाहर जाएगी, तो क्या होगा, विदेश हो गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। तो जब आपकी लोकल चीज जो भी आम है, साड़ी है, दवाइयां हैं या कोई और उत्पाद है जो स्थानीय स्तर पर था, उसको विदेश पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे देश में या कई देशों में पहचान मिलती है, या उसको बेचने के लिए कई देशों में बाजार मिलता है और वो बिक जाती है, तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। चीज है वो यहाँ की छोटी सी और बिक रही है विदेश में, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, यूएई के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर वो बिक रही है। तो बिक रही है तो इसको क्या कहेंगे, भारत की है, अलग अलग देशों में बिक रही है, तो इसको क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहा जाएगा। क्लियर बात। तो विदेशी व्यापार वाली बात क्लियर है। तो विदेशी व्यापार क्या होगा, घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के भीतर कोई चीज बन रही है, उसके लिए बाहर के बाजारों में पहुंच आसान हो जाना, वहां पर उपलब्ध हो जाना और बिक पाना, अपना बाजार बना लेना, इसको आप विदेशी व्यापार कहेंगे। उत्पादक अपने देश के अतिरिक्त विश्व के अन्य बाजारों में उत्पादन और प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी चीज बना रहे हैं तो ये अपने देश के भीतर भी करेंगे, यहां भी कर रहे हैं, साथ ही साथ देश के बाहर भी प्रतिस्पर्धा भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर पैदावार भी बाहर कर सकते हैं, मतलब कि उत्पादन भी बाहर कर सकते हैं। क्लियर बात। दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के, है ना, दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। कैसे होता है, अब ये भी देख लेते हैं कैसे होता है। यहां पर देखिए, इसको रफ कर दूं। अब यहां पर बात क्या की जा रही है, तो एक बार फिर से आप लाइन पढ़ लीजिए कि दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से, है ना, दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। कैसे विकल्प का विस्तार हो जाएगा, देखिए, मान लीजिए कि कोई चीज कोई एक व्यक्ति है, ऐसे ही कर दें इसको, है ना, ये एक व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है कि भाई इसको कोई चीज खरीदनी है। अब खरीदनी है तो ये कहां जाएगा, ये पहुंचेगा बाजार में। कहां पहुंचेगा, बाजार में। अब बाजार में कई प्रकार की वस्तुओं को ये देखेगा, कई प्रकार की वस्तुओं को देखेगा। प्रारंभ में अगर आप देखें तो ये वस्तुएं सिर्फ उसके देश की थी, है ना, देश की थी, स्थानीय थी, सिर्फ स्थानीय थी। मतलब विकल्प क्या है, यहां पर दो चार चीजों के ही विकल्प है। मान लीजिए कि शर्ट खरीदने गया, इसकी इच्छा क्या है कि एक तो शर्ट खरीद लेते हैं। शर्ट खरीदने के लिए गया, आपको लग भी रहा है पतला सा शर्ट से अपने शरीर को ढक लेगा। शर्ट खरीदने बाजार में गया तो उसको सिर्फ एक दो चार ऑप्शन ही देखने को मिले। फिर क्या हुआ कि जब ये गया तो इसको क्या हो गए, विदेशी वस्तुओं का आयात हो गया। अब यहां पर कुछ खरीदार आ गए, कुछ खरीदार ऐसे मतलब कुछ दुकानदार ऐसे आ गए, कुछ दुकानदार ऐसे हैं, ये क्या कर रहे हैं, चीजों को आयात कर रहे हैं। आयात मतलब क्या होता है, मंगाना, इसलिए मैंने उल्टा तीर लगाया। कहां से आयात कर रहे हैं, विदेशों से आयात कर रहे हैं। अब विदेशों से सामान को आयात करेंगे तो दुकानदार अपनी दुकान में उसको लगाएंगे। मान लीजिए कि ये कोई एक ऐसे चीज हो गई, कोई अपनी दुकान में न सजा दी। अब यहां पर भी उसकी नजर जाएगी कि उसने पहले इनको देखा, फिर इनको देखा, विकल्प बढ़े कि नहीं बढ़े। विकल्प बढ़े तो वो देखेगा चीज कौन सी अच्छी है, ये वाली अच्छी है या ये वाली अच्छी है, दाम किस में कम लग रहे हैं, इसमें कम लग रहे हैं या इसमें कम लग रहे हैं। फिर वो देखेगा कि यार ऐसा देखो कि चीज भी ठीक हो, दाम भी कम लग रहे हैं, कौन सी, तो उसके सामने विकल्प होंगे। अब वो अपनी पसंद से, अपने विकल्पों के आधार पर चीजों को खरीद पाएगा। समझ में आई बात। समानता व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। जिसे हमने यहां पर देखा कि ये वाले बाजार में आयात आसान हो गया तो ये सामान यहां पर आ पाया। यहां के बाजार से इसको अगर आप निर्यात करना चाहते तो निर्यात भी होंगे। ये क्या हो गया, वस्तुओं का आवागमन हो गया। तो वस्तुओं का व्यापार जो व्यापार जो है उसको खोल दिया गया, ओपन मार्केट कर दिया गया, तो ये वस्तुओं का आवागमन आसान हो जाता है। बाजार में इससे वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं, ऑप्शन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, छोटी सी फोटो आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें छोटे छोटे दुकानदार हैं, अलग अलग सामान लेकर आते हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बेचारे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने। दो बाजारों में एक ही वस्तु के मूल्य समान होने लगते हैं। इससे क्या होता है, जब बाजार ओपन होते हैं तो आपको मूल्य की समानता मिलती है। क्या कहते हैं, मूल्य समानता आपको देखने को मिलती है।
मूल्य समानता प्राप्त कर पाते। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं। भारत में बैठा व्यक्ति है ना, भारत में बैठा व्यक्ति अमेरिका में बैठे व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, इनका कंपटीशन हो सकता है। इंग्लैंड में बैठे व्यक्ति के साथ कंपटीशन कर सकता है, साउथ अफ्रीका के अंदर बैठे व्यक्ति के साथ कंपटीशन कर सकता है, आसानी से कंपटीशन कर सकता है। तो यह भी संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार क्या होता है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। उनको एक दूसरे से जोड़ देना, उनका एकीकरण करना, इसमें विदेशी व्यापार सहायक होता है। क्योंकि अब भारत का सामान अमेरिका चला गया, अमेरिका का सामान जापान आ गया, जापान का चीन चला गया, चीन का श्रीलंका आ गया, श्रीलंका का भारत आ गया। तो ये क्या हो रहे हैं, जो बाजार हैं वो जुड़ रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि विदेशी व्यापार बाजारों के एकीकरण में सहायक होते हैं। अब कुछ एक उदाहरण आप देख लीजिए कैसे और क्या बातें हैं, हम क्या देख रहे हैं यहां पर। आप देखें चीन के विनिर्माताओं में ना, हम देखते हैं भारत में चीन के खिलौनों पर बात करते हैं। दुकान आप देख पा रहे हैं कि इसमें चीन के खिलौनों के काफी सारे आइटम आपको देखने को मिलते हैं। और भारत के खिलौना बाजार में चीन का कब्जा भी आप देख पा रहे हैं कि चीन के सामान ज्यादा है। चीन के विनिर्माताओं को, विनिर्माता मतलब क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर मिला। मतलब उनको पता चला कि भारत में बच्चे खिलौनों से काफी खेलते हैं, तो उनको इसका पता चलता है। जहां खिलौनों के मूल्य अधिक हैं, मतलब खिलौने क्या है, अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, ये बात इनको जानकारी पता चल गई। चीन ने क्या किया, अब उनने क्या कोशिश की कि हम यहां पर क्या करेंगे, खिलौनों का निर्यात करेंगे। मतलब हम बनाएंगे और बनाकर भारत के व्यापारियों को बेचेंगे। भारत के व्यापारी क्या कर रहे हैं, उस चीज को आयात कर रहे हैं, चीन के व्यापारी क्या कर रहे हैं, उसको निर्यात कर रहे हैं। तो निर्यात करना आरंभ किया। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौने दोनों आ गए। मतलब हम आप लोग अपने बच्चों के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए खिलौने खरीदने गए तो हमारे पास इंडियन और चीनी दोनों खिलौने आपको देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास विकल्प बढ़ गए कि भाई हम अच्छा और सस्ता कौन सा देख सकते हैं। चीनी खिलौने क्या हैं, दाम में सस्ते हैं, नवीन डिजाइन है। इस कारण चीनी खिलौनों ने भारतीय बाजारों पर बहुत अधिक तेजी से लोकप्रिय हुए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक ही साल में खिलौने 70 से 80%, मतलब खिलौनों के बाजार में चीन का खिलौना आने लगा। खिलौनों का स्थान, मतलब भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौने लेना स्टार्ट कर दिए। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हो गए, लोगों के पास विकल्प बढ़ गए। अब सस्ते हो गए तो माँ बाप भी 2-4 खिलौने ले सकते, तो बच्चे को खेलने के लिए भी विकल्प बढ़ जाते हैं कि भाई अब हम 2-4 खिलौनों से खेल सकते हैं। अब यहां क्या हो रहा है, भारत व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष एक कम कीमत के खिलौने अपेक्षाकृत अधिक विकल्प है, हमने उसको खरीदा। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं की अपना व्यवसाय फैलाने में मदद हुई। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। तो आपने देखा वैश्वीकरण से एक देश के खिलौना निर्माता को फायदा हुआ, दूसरे को घाटा हुआ। अब फायदा और नुकसान होने के कारण भी आपने समझा कि अगर आप प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, गुणवत्ता पर और दाम पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपको मार्केट से निकलना पड़ेगा, बाजार से आपको हटना होगा। चीन ने सस्ते और अच्छे खिलौने दिए, इस कारण से उसका कब्जा हो गया यहाँ पर। भारत के खिलौना व्यापारी यहाँ पर टिक नहीं पाए, निर्माता टिक नहीं पाए। अब बात करेंगे हम वैश्वीकरण के बारे में कि वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि दुनिया के सभी देशों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना, वो क्या कहलाता है, उसको आप वैश्वीकरण कहेंगे। खास तौर पर इसमें हम बात कर रहे हैं देशों के साथ साथ उनके बाजारों को भी कनेक्ट कर देना, वो वैश्वीकरण कहलाएगा। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है ना, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया से संबंधित होता है। मतलब आपकी अब कोई एक चीज आप आसानी से दुनिया भर के बाजारों में बेच सकते हैं, आप आसानी से किसी भी देश में जा सकते हैं और कहीं का भी सामान मंगा सकते हैं, वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग एक साथ मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं। तो वैश्वीकरण इस चीज को भी आप यहां पर कह सकते हैं। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। कैसे सस्ते हों? यहां पर उनको कच्चा माल आसानी से मिल जाए, साथ ही साथ श्रम सस्ता मिल जाए, शक्ति के साधन आसानी से मिल जाएं और बाजार भी हो पास में, तो वो ऐसे स्थानों की खोज कर रहे हैं। और इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश में वृद्धि भी की है। जहां जहां उनको ऐसे देश मिल गए, उन देशों में इन्होंने निवेश भी किया है। विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में तीव्र वृद्धि हो रही है। देखें आप, जैसे भारत में कई सारी कंपनियां आई, अफ्रीका में कई सारी
सारी कंपनियां गई, तो आप देखिए विदेशी व्यापार में वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है, उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहा है वैश्वीकरण में मजा है, एक कह रहा है कि ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोनों प्रकार के लोग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें, भारत में फोर्ड मोटर्स कार का संयंत्र जो फैक्ट्री है, संयंत्र का मतलब क्या हो गया, कारखाना, फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फैक्ट्री है फोर्ड मोटर्स का जो कारखाना है, जो यूनिट लगाई गई है यहां पर, जो इनने यूनिट डाली है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है, उसका हम उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर जो कारें बन रही हैं, उन कारों का निर्माण केवल भारत के लिए नहीं होता है, साथ ही साथ भारत के अलावा कई सारे देशों में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही, इसी कार बन रही भारत में, तो ये वाली कार इंडिया में भी बिकेगी, मतलब इंडिया के लोगों के द्वारा भी चलाई जाएगी, साथ ही साथ अदर के लिए भी इसको बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए यूएसए भेज रहे हैं, यूके भेज रहे हैं, अलग अलग देशों में भी इसका निर्यात किया जा रहा है, लेकिन बन कहां रही है, भारत में बन रही है। साथ ही साथ उससे कल पुर्जे, कार की पुर्जे, मतलब पार्ट्स ऑफ कार व्हीकल भी तैयार किए जा रहे हैं यहां पर, उनको भी बना रहे हैं और अलग अलग देशों में भेज रहे हैं। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है ना, वस्तुओं और सेवाओं का जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। जो विदेश व्यापार ज्यादा होगा तो विदेशी निवेश भी करेंगे। इससे क्या हो रहा है कि देश के बाजारों में, उत्पादनों में एकीकरण ज्यादा हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही आप क्या कह सकते हैं, वैश्वीकरण। देश आपस में जुड़ रहे हैं, उनके बीच जो एकीकरण की प्रक्रिया हो रही है, इन सबको मिलाकर आप वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने मुख्य भूमिका निभाई है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से ही अलग अलग देशों के बाजार जुड़ पाए हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का योगदान बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण में है। कुछ वर्षों में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे कि अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आ गए। जैसे आप पहले देखें कि अमेरिका, हम सोचते थे कि कोई दूसरी दुनिया है, आजकल क्या है, फ्लाइट पकड़ो निकल लो, तो बहुत पास में आ गए हैं। इसमें हमने परिवहन को भी आप देख सकते हैं, संचार के साधन भी हैं, टेलीफोन, टेलीकॉम, ये सारी बातें संचार के साधन में आ गई। तो ये सब कुछ इसमें योगदान दे रहे हैं आपके वैश्वीकरण में या दुनिया के एकीकरण में। सभी जो माध्यम है, चाहे आप संचार क्रांति की बात करें या संचार के बारे में बात करें, या आप अगर हम देखें यहाँ पर कि जो परिवहन है उनको आप देखते हैं, या तकनीकी आप है उसको देखें, इन सब ने भूमिका निभाई है दुनिया को एक करने की, वैश्वीकरण लाने की। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। क्या माध्यम हो सकता है? ये होता है लोगों का आवागमन। क्या होता है जोड़ने का माध्यम? ये होता है आवागमन, लोगों का आना जाना। आवागमन किस लिए कहते हैं? इसको आप कह सकते हैं पर्यटन भी हो सकता है। ये पर्यटन के प्रकार आप अलग अलग कह सकते हैं। व्यापारिक पर्यटन हो सकता है, जब आप व्यापार के लिए काम करेंगे, है ना, व्यापार के लिए भी हो सकता है, इलाज के लिए भी हो सकता है, घूमने फिरने के लिए हो सकता है, एडवेंचर के लिए हो सकता है, प्राकृतिक चीजों के पास जाना है। तो कई प्रकार के पर्यटन हो सकते हैं। उस चक्कर में लोग जो है उनका आवागमन होता है, और इन आवागमन के माध्यम से भी वैश्वीकरण को या एकीकरण होने में, देशों का एकीकरण होने में मदद मिलती है। प्रायः लोग क्यों आते जाते हैं? तो लोग एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरे देश आय के चक्कर में, अच्छी आय हो, अच्छा रोजगार हो और शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, कुछ रोक टोक आई है। अब ये प्रतिबंध क्या होते हैं जो लोगों की आवाजाही में लगा दिए, व्यापार पर लगा देंगे? उन प्रतिबंधों पर हम बात करेंगे आगे, क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, उसे हम व्यापार के संदर्भ में देखेंगे कि उसको हम क्या कहेंगे। अब बात करेंगे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक के बारे में, क्या ऐसे कारक हैं जो वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कौन ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को एनेबल कर देते हैं, संभव बना देते हैं कि वो हो सके। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है या बढ़ाया है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो गया? तो इसको आप इंजीनियरिंग कह सकते हैं। इंजीनियरिंग जुड़ी होती है टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब तकनीकी और प्रौद्योगिकी दोनों चीजें हैं।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब चीजें आप जब इनोवेशन करते हैं, मतलब कोई नई चीज खोजते हैं, कोई नई खोज कर कर लाते हैं, कोई नई चीज तैयार करते हैं, उसमें आपको प्रौद्योगिकी और तकनीकी का उपयोग करना होता है। इनके माध्यम से आप क्या कर पाते हैं, इनके माध्यम से ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित हुआ है या तेज हुई है। देखो आप देख लेते हैं कैसे हम इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे देखते हैं। तो आप प्रौद्योगिकी का उपयोग है ना, जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग कैसे देखेंगे, या जो तकनीकी है इसका उपयोग कैसे देखें। तो अपन प्राचीन काल में चल देते हैं। आप संदेश भेजने के लिए पहले क्या करते थे, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि कोई मशीन ही बनाई जाए, तरीके खोजना भी प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग का पार्ट होता है ना। तो आप देखें यहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि संदेश भेजने के लिए सबसे पहले शुरुआत में हम आवाज लगाकर संदेश भेजते, चिल्लाकर। फिर उसके बाद आप देखें हमने क्या किया कि ढोल बजाकर संदेश भेजना स्टार्ट किया। अगर आपने कोई भी पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, संदेश कैसे गांव में कोई संदेश देना तो नगाड़ा बजाते हुए आता है, फिर वो जोर जोर से चिल्लाता है। तो ढोल बजाकर, है ना, ढोल बजाकर। फिर और दूर तक संदेश भेजने के लिए हमने पक्षियों, खासतौर से कबूतरों का उपयोग किया। कबूतरों का उपयोग तो और बाद में आया, पहले हम क्या करें कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर संदेश भेजा है। हमने क्या किया, इंसान को ना कहकर इस इंसान को क्या कहते हैं, दूत कहते हैं। जैसे आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें एक दूत जाता है ना कि भाई वो अपना संदेश लेकर जाता है राजा का। फिर एक संदेश भेजने के लिए आपने पक्षियों का, खासतौर से कबूतरों का उपयोग किया। कबूतरों के माध्यम से आपने संदेश भेजे। ये तो प्राचीन काल में आप देखते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आधुनिक युग में आते हैं तो आपने टेलीग्राफ के बारे में सुना होगा, या जिसको आप तार कहते हैं, इसके बारे में सुना होगा। थोड़ी और आ गया है, अब टेलीग्राफ भी तो थोड़ी सी नई चीज हो गई। हम और थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि अगर आप देखें आधुनिक काल में कि हमने क्या किया, तो हम सबसे पहले चिट्ठी के माध्यम से बात करने लगे। फिर हमने चिट्ठी को रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या अंतरदेशीय ऐसे कार्ड के माध्यम से भेजने लगे, जिसको आप कार्ड कहते हैं, इसके माध्यम से भेजने लगे। फिर क्या हो गया, और तेज भेजने के लिए टेलीग्राफ व्यवस्था आ गई। और तेज भेजने के लिए आप देखेंगे आजकल टेलीग्राम, या हम देखेंगे टेलीग्राम कह दिया, हम देखेंगे मोबाइल फोन आ गया। अब और तेज होने के लिए ईमेल आ गया, सस्ता हो गया। ये आप संदेश भेजने का विकास देख पा रहे हैं कैसे है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रौद्योगिकी लगी है, कुछ ना कुछ तकनीकी आई है, चीजों में बदलाव हुआ है, कुछ दिमाग लगाया गया। अब आजकल कितना आसान हो गया है। तो अब इनके माध्यम से आसान है। आपको कोई ऑर्डर देना है, दुनिया में किसी से बात करनी है, मोबाइल निकालो, बटन दबाओ, बात कर लो। कोई मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप खोलो, मैसेज भेज दो। तो आसान हो गया। कैसे, तो अब हम दुनिया से जुड़ कैसे पा रहे हैं, हम दुनिया भर के वीडियो देख पा रहे हैं मोबाइल भर पर। हमें अमेरिका की कोई चीज देखना है, हमने यूट्यूब पर डाला, या कहीं देखा, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर डाला, आपने टाइप किया मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, बोले सर का वीडियो देखना है, तुरंत आपने देखना चालू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, नहीं बोल रहा हूँ। तो अब क्या कर रहे हैं कि अपन इस माध्यम से कर पा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं प्रौद्योगिकी मतलब इंजीनियरिंग में जो तीव्र उन्नति हुई है, और ये उन्नति आप केवल संदेश वाली बात ले सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें हैं जो ऐसे बदलाव हुए। बहुत बातें हैं, अनजानी बातें हैं, अनगिनत, अनजाने के लिए अनगिनत बातें हैं जिनकी हम गणना भी नहीं कर सकते। खाना बनाने को देख लो, पहले कैसे बनता था, पहले खाना बनता नहीं था, पहले पत्ते खाते थे, फल खाते थे, फिर धीरे धीरे रहना सीखा, फिर हमने गेहूं उगाना सीखा, फिर चूल्हा जलाना सीखा, फिर उस पर रोटी बनाना सीखी। आजकल आप देख लो कि वो कुछ लोग तो रोटी नहीं खाते, कुछ और खा लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना बात कैसे बदलाव है हर चीज में। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा हुआ है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं, लेकिन हम नेगेटिव बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये बात क्लियर कि प्रौद्योगिकी ने कैसे वैश्वीकरण को उत्प्रेरित किया है, उठाया है कि भैया इंस्पायर हो जाओ, बढ़ो आगे। विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। परिवहन से क्या हुआ है, सामान का आना जाना, इंसान का आवागमन बड़ा आसान हो गया है। इससे लंबी दूरियों तक वस्तुओं को तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत में या कम लागत पर संभव बना दिया कि आप कम लागत पर वहां पर पहुंच सकते हैं। क्लियर। अब वस्तुओं के परिवहन के लिए जो कंटेनर पर हम बात करने वाले हैं, ये कंटेनर क्या है, आपने देखा वो पिक्चरों में से कंटेनर, इस कंटेनर में क्या करते हैं, जो सामान जाना है वो सब पैक कर देते हैं। अब ये कंटेनर उठाकर रखना जहाज में, जहाज से उतारना बड़ा आसान हो जाता है, कष्ट नहीं होता, सामान टूटने का डर नहीं होता, एक से सेट हो जाते, जहाज कायदे से भर जाता है। तो ये कंटेनरों के माध्यम से जाता है।
वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है जिससे इन्हें जहाज, रेलों, वायुयानों, ट्रकों पर आसानी से बिना क्षति के लादा जाता है, लोड कर देते हैं। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भी भारी बचत हुई है। माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार वायु यातायात की लागत में भी गिरावट आई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग की अपेक्षा अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हो पाया है। अब बात करेंगे दूर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, कि आईटी सेक्टर का है, इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका विकास कैसे हो पाया। वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है, बड़ी तेजी से इसमें परिवर्तन हुआ। दूर संचार सुविधाओं, खासतौर से टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स, तो ये दूर संचार मतलब दूर संचार मतलब बातचीत करना, और दूर हमने यहाँ से फोन लगाया, भोपाल से फोन लगा दिया, हमने कहा कि लखनऊ बात कर ली, हमने पटना बात कर ली, ये दूर संचार हो गया। फोन बात कर ली, मेल भेज दिया, फैक्स भेज दिया, सब दूर संचार के साधन है। तो दूर संचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। संचार उपग्रहों के माध्यम से इन सुविधाओं को सुगम बनाया गया है, आसान बनाया गया है। तो अब संचार उपग्रह में मतलब ये सुविधाएं क्या है, संचार उपग्रह क्या, सैटेलाइट जो ऊपर जाती है। आपने देखा होगा टावर है, इनमें कोई तार तो लगा नहीं होता, तो इनसे संदेश कैसे जाता है, ऊपर सैटेलाइट आसमान में कहीं लटकी होती है। कभी बात करेंगे हम उसमें कि सैटेलाइट कैसे लटकती है, सैटेलाइट कहाँ सेट होती है, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि ये आसमान में कहीं होती है, तो उनके माध्यम से ये बहुत आसान हो पाया है या सुगम हो पाया है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। तो एक कंप्यूटर ये भी है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला, कि बहुत तेजी से काम होने लगा, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया। लेकिन अभी हम कुछ बातें करने वाले हैं, क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है क्या? इंटरनेट क्या चमत्कारिक संसार है, जहां कुछ भी आप जानना चाहें, कुछ भी आप प्राप्त करना चाहें, सूचनाएं आपस में बांट सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक मतलब जिसे ईमेल कहते हैं उसे भी भेज सकते हैं। लेकिन ये सब चलेगी कैसे? बिना लाइट के कैसे होगा? बिजली चली गई, बत्ती गुल हो गई तो फिर क्या करेंगे? लाइट चली गई तो क्या करेंगे? लाइट अगर चली गई तो माथा पकड़ना पड़ेगा आपको। मतलब केवल इनके विकास से नहीं, इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी विकास करना पड़ा और दूसरी और चीजों का भी विकास करना पड़ा, तभी सारी बातें संभव हो पाई। मतलब केवल एक कारक को आप नहीं मान सकते कि आईटी सेक्टर, लाइट नहीं है तो क्या करेगा आपका कंप्यूटर, क्या करेगा मोबाइल, क्या करेगा इंटरनेट, बिना लाइट के कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी जरूरी कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी ने उनको क्या किया, ऊर्जा प्रदान की और वो आसानी से काम करने लगे, आगे बढ़ रहे। क्लियर? अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर पाना, यह भी आईटी के माध्यम से सफल हो पाया है, जिसको आप वॉइस मेल कहते हैं या वॉइस कॉल कहते हैं। जैसे आप देखें, आप कहीं ऐसे फोन लगा दिया, इस पर लगा दिया, इस पर लगा दिया, यहाँ कहीं कनेक्ट नहीं हुआ तो आपने रिकॉर्ड करके बटन दबाया, बोल दिया भैया जल्दी कॉल करना, बहुत अर्जेंट काम है, 20,000 की जरूरत है। ऐसा भी कह देते कुछ लोग, है ना, जिनका फोन नहीं उठाते ना, कोई कई दोस्त होते ना ऐसे, एक बार पैसा लेके फिर देते नहीं है तो उनको फिर वो वॉइस नोट भेजते, बोले कब देगा भाई, फोन नहीं उठा रहा, कब लौटाएगा? तो कम से कम सुन तो लेगा जो हम बात करना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है किसी ने उधार लिया, वो लौटा नहीं रहा है, लेकिन बात कोई दूसरी है, फोन नहीं उठा रहा, तो क्या करे, आपने फोन में अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड किया, भेज दिया कि भाई पैसे के लिए फोन नहीं किया, कोई दूसरी बात है, फोन तो उठा ले। तो ऐसा भी हो जाता है, समझ रहे हैं बात को? तो आप ये संचार के माध्यम हो गए, बहुत आसान हो गए हैं, आप अपनी बात किसी तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं एक जगह बैठे बैठे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, संक्षेप में जिसे आप आईटी कहते हैं, विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब हम देखेंगे कैसे मुख्य भूमिका निभाते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए चलते आगे। देखो, अब वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है, सबसे पहले हम उसको देख लेंगे, भाई संचार प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण में उपयोग क्या है। तो आप देखें, लंदन में पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जा रही है। कहां? लंदन में प्रकाशित हो रहा है, वो लंदन में बटेगी वो मैगजीन, और उसकी डिजाइनिंग कहां हो रही है? भारत में, दिल्ली में, और उस छपाई कहां हो रही है? दिल्ली में। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया गया। पत्रिका में क्या छपना है, उसका जो कंटेंट है वो सब इंटरनेट के माध्यम से मेल कर दिया गया है और दिल्ली के कार्यालय को आ गया है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से बातचीत करके पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त कर लिए, डिजाइन तैयार कर लिया। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर ही कर लिया और डिजाइन तैयार हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिजाइन तैयार हो गया। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग के माध्यम से लंदन भेज दिया, और यहां तक कि डिजाइन और छपाई का पैसे का भुगतान भी ऑनलाइन हो गया, ई बैंकिंग के माध्यम से हो गया।
और लंदन की जो बैंक है ई बैंकिंग के माध्यम से लंदन से भारत की या दिल्ली की बैंक में वो ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब यहां पर लोगों ने एक दूसरे से सामने सामने मिला नहीं है, उसके बाद भी काम हो गया। तो ये आईटी की चीजें हैं, ये सूचना प्रौद्योगिकी है जिनका उपयोग वैश्वीकरण में हुआ है और इनने वैश्वीकरण को और तेज गति दी है कि दुनिया और तेजी से एकीकृत हो। समझ में आई बात? अब बात करेंगे विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, है ना, लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बात करनी है। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है। अब ये कर क्या होता है? आयात पर कर लगाती है मतलब आपने दो चीजें देखी हैं कि कोई अगर ये भारत है ना, अगर हम भारत को इसको मान लेते हैं, हमारा देश है, अगर ये किसी सामान को भेज रहा है, मतलब बाहर का तीर है, मतलब भेज रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे निर्यात। और अगर ये किसी सामान को मंगा रहा है, मतलब क्या है? इसको कहेंगे आयात। मतलब ये किसी दूसरे देश में भेज रहा है तो इस देश में सामान का क्या हो रहा है? आयात। मतलब कोई जो दूसरा देश हो और इस देश से जो देश भेज रहा है वो क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। तो भारत ने क्या किया कि जो ये आयात आ रहा है इस पर आयात नाम का एक कर लगा दिया। मतलब आप जो चीज मंगा रहे हैं उस पर कुछ टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब ये टैक्स क्यों लगाती हैं, इनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। और चूंकि हमारे टॉपिक का नाम उदारीकरण पर हम बात कर रहे हैं कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण, और हम बात करेंगे कर लगा दिया मतलब यहां से सामान आएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप सामान नहीं मंगा पाएंगे। तो जब टैक्स लगा दिया तो क्या होगा, तो हम स्थिति देखते हैं। तो आप देखिए खिलौना है, मान लीजिए चीन से आ रहा है और इस खिलौने के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। अगर हम टैक्स लगाने की पहले की स्थिति देखें और टैक्स लगाने की बाद की स्थिति देखें, मतलब आयात कर लगाने के पहले और आयात कर लगाने के बाद, मान लीजिए इस खिलौने की कीमत 100 रुपए थी, तो आयात कर लगाने के पहले कीमत 100 रुपए थी, किसी प्रकार का टैक्स नहीं था, 100 रुपए में आ गया, 10-20 रुपए प्रॉफिट कमा के बेच दिया। आयात कर लगा दिया, आयात कर मान लीजिए कि 20% लगा दिया, मतलब 100 रुपए पे 20 रुपए, मतलब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 120 रुपए हो जाएगी। आयात कर लग गया। मतलब क्या हो गया कि आयात कर के पहले और आयात कर के बाद जैसे टैक्स लगाया कीमत बढ़ गई। मतलब क्या होगा कि जब अब ये सामान आएगा तो ये भारत में सामान क्या हो गया? महंगा हो जाएगा। अब महंगा हो जाएगा तो महंगी चीज को कौन खरीदेगा? तो धीरे धीरे चीन का आयात क्या होगा? घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया कि सर ये लगा क्यों रहे हैं? आयात कर निर्यात कर क्यों लगाते हैं? क्या दिक्कत है? अब आयात जब जो भी व्यापारी आयात करेगा, जो भी व्यापारी चीन से खिलौना आयात करेगा उसको आयात कर चुकाना पड़ेगा और आयातित खिलौनों की कीमत क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, महंगा हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि चीन के खिलौने अब भारत के बाजार में इतने सस्ते नहीं रह पाएंगे। अब सस्ते नहीं रह पाएंगे तो चीन से उनका आयात धीरे धीरे घट जाएगा। आप बोल रहे हो कि सर वैश्वीकरण पढ़ रहे हो, यहां आप आयात घटवा रहे हो, चीन के खिलौनों का आयात घट जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि इससे भारत में जो खिलौना बनाने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे समृद्ध हो जाएंगे। मतलब जैसे ही कारखाना हमने लगाया और तुरंत आयात होने लगा तो ये लोग समृद्ध नहीं हो पाएंगे। तो इनको स्ट्रांग करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि इनको संरक्षण दें। कुछ समय जैसे आप देखें ना, घर में पहले हमको घर वाले लोग बचपन में लाड़ करते हैं, जैसे हम पढ़ते नहीं तो चांटे भी पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़े तो होंगे ना, सही सही बताना है ना, पढ़े तो होंगे। कई होंगे ऐसे जो हो सकता है कि ठोकने पिटने के बाद वीडियो देख रहे हैं। तो ये क्यों? क्या वो दुश्मनी है उनकी? नहीं, वो आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इस कारण से कभी कभी मार पड़ जाती है, कभी कभी पड़ती होगी, आप कोई गलती करते होंगे। तो ऐसा ही किया जा रहा है और उसके पहले आपको बहुत संभाला गया है। कई बार गलती होने पर भी उनको लगता है कि यार नहीं, सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही भारत के खिलौना जो निर्माता है उनको भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, भविष्य के लिए तैयार कर रही है। देखते हैं आगे। अब जो आयात कर लगाए गए हैं या इस प्रकार के जो कर लगाए जाते हैं इनको व्यापार अवरोधक कहते हैं। व्यापार अवरोधक क्यों? क्योंकि ये चीज आ रही है वहां से, तो आयात पर कर लगा दिया तो महंगी हो गई, अवरोध पैदा किया, धीरे धीरे आयात घटने लगा, उसकी स्पीड जो है वो कम हुई, तो इनको अवरोधक कहते हैं। अब ये व्यापार अवरोधक क्यों कहते हैं और लगाते क्यों है इसको देखें। कहते क्यों है, इसके पीछे कारण यह है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है, जिससे सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती के लिए करती है। देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए सरकार क्या करती है? कर लगा सकती है या अवरोधक का उपयोग कर सकती है। उदाहरण के तौर पर भारत का देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद का अगर आप भारत देखते हैं तो देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए, चूंकि हमने स्टार्ट ही किया है फैक्ट्री लगाना और दुनिया भर में तो स्टैब्लिश हो चुके हैं पहले, तो संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या किया? विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया, कुछ रोक टोक लगा दी। अब ऐसा क्यों किया तो आप समझ लीजिए। 1950 और 60 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था।
इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। मतलब अगर आप आयात होगा तो चीजें सस्ती होंगी, तो हमारा सामान बिक नहीं पाएगा, हमारा सामान बिक नहीं पाएगा तो हम कारखाना कभी खोल नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी क्या कि संरक्षण दो, हमारा कारखाना खुल जाए, अच्छे से काम करने लगे, चीजें समझने लगे, फिर हम मतलब ये चीजें हटा देंगे तो फिर आसानी से यहाँ पर काम हो पाएगा, आसानी से काम हो पाएगा। तो ये बाद में क्या होगा कि भाई बाद में हटा देंगे। अभी जरूरी क्या है, अभी की बात आप समझो, आगे वाली बात हम अगली स्लाइड पर देखें। अभी क्यों किया गया है? ताकि इन कारखानों को, इन जो विनिर्माण केंद्र है, इनको बचाया जा सके, आयात की प्रतिस्पर्धा करने से उनको संरक्षण दिया जा सके। इस कारण से हमने ये अवरोधक लगाए हैं। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों के आयात को ही छूट दी है, जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया, अलग अलग तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं, संरक्षण देते हैं। कैसे दिया और क्यों दिया ये जानते हैं। तो पहली चीज आप देखेंगे, भारत ने करीब सन 1991 के प्रारंभ में नीतियों में कुछ परिवर्तन किए। 1950-60 में हमने अवरोधक लगा दिए कि भाई भारत में जो आयात है आप बाहर से कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा। 1991 में कुछ हमने परिवर्तन किए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। मतलब क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। तो सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए कि अवरोधकों को हटा दिया, व्यापार आसान कर दिया, विदेशी निवेश आसान कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। इसलिए हमारा टॉपिक क्या है? विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो भी संगठन थे उनके द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को हटा दिया गया कि अब आप विदेशी व्यापार कर सकते हैं, कोई भारत में कारखाना खोलना चाहते तो वो खोल सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं का आयात निर्यात आप सुगमता से कर सकते हैं और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने भी स्थापित कर सकती हैं आसानी से। ये मतलब हुआ कि सरकार ने जो भी प्रतिबंध हटाए हैं, जो भी चीजें कम की हैं, उदारीकरण किया है, उसका मतलब ये होता है कि आप आयात निर्यात करें, कारखाने खोलें, कार्यालय खोलें, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही आप उदारीकरण कहते हैं। जब उदारीकरण होगा तो भारत में विदेशी व्यापार भी ज्यादा होगा और विदेशी निवेश भी होगा। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की छूट मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है कि वे क्या आयात करेंगे, क्या निर्यात, ये आसानी से कर सकते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसके लिए उसे अधिक उदार कहा जा रहा है कि सरकार उदार हो गई है, लिबरल हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अब अगली बात करेंगे हम यहां पर विश्व व्यापार संगठन के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करनी है। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है, ऐसा वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब समर्थन क्यों किया है, कैसे किया है, और ये प्रभावशाली संगठनों में हम खास तौर से बात करने वाले हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन की, क्योंकि संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। जो भी आप रोक टोक लगाते हैं, जो अवरोधक आपने लगाए हैं व्यापार को लेकर, वो हानिकारक है। व्यापार में कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए, ऐसा माना जाता है। वैश्विक संगठन जो है वो ऐसा मानते हैं। अब देखो, अब जो ऐसा एक संगठन है जो इनको उदार बनाने के लिए किस संगठन के बारे में बात की जा रही है कि भाई वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक संगठन है, तो संगठन का नाम है विश्व व्यापार संगठन। इस विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, और ये उसका ट्रेडमार्क मतलब उसका जो सिंबल है, निशान है, वो देख पा रहे हैं। इस विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 164 है। ये वर्तमान स्थिति है। क्या है? वर्तमान स्थिति है। और इसमें 164वां देश कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान। मतलब इसको आप अभी लेटेस्ट मेंबर कह सकते हैं, नवीनतम कहें अपन, क्या कह रहे हैं? नवीनतम सदस्य कह रहे हैं, नवीनतम सदस्य है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है, जिसको आप विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है? तो इसका ध्येय या इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को उदार का मतलब क्या हो गया कि व्यापार को अवरोधों से रहित कर देना, वहां पर किसी प्रकार का कोई अवरोध ना रहे, ऐसा कुछ तैयार करना। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया था यह संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला होता है ये संगठन, उसके द्वारा नियम निर्धारित किए जाते हैं।
यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। इस पर इसका ध्येय क्या है कि भाई व्यापार, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम उदार बना दे, तो हर एक देश को क्या करता है, ये मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार मतलब क्या होता है, खुला व्यापार है, इसको क्या कहते हैं, ओपन। और ये कैसा मुक्त व्यापार कि यहां पर अवरोध ना रहे, किसी प्रकार के अवरोध रहित व्यापार के बारे में बात की जा रही है कि अवरोध ना हो, है ना, ऐसी बात करते हैं। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं, व्यवहार में अगर आप देखेंगे तो विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो अपने आप को विकसित कहते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से उनने कुछ प्रतिबंध लगाकर रखे हैं। और वो जो मुक्त व्यापार की बात WTO करता है, विश्व व्यापार संगठन करता है, वो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के उसको नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देश, जो डेवलपिंग कंट्री है, भारत और भारत जैसे और देश, तो ऐसे विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए व्यवस्था किया है कि इनको हटाने के लिए मजबूर किया गया कि आपको हटाना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस भी है कि कृषि मतलब अगर आप देखें तो कृषि के जो उत्पाद हैं उनको, भारत का ही उत्पाद आप देख लीजिए कृषि का, कई सारे देश नहीं लेते हैं। हमारे उत्पाद के ऊपर कई प्रकार की पाबंदियां लगा देते हैं। तो ये क्या है, और कई देशों के उत्पादों के ऊपर इस प्रकार की पाबंदियां लगती हैं। तो वो देश कौन से जिनके उत्पादों पर पाबंदियां लगती हैं, वो विकासशील देश हैं। तो इसको आप इस संदर्भ में ले सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रियों ने अभी भी कुछ ना कुछ अवरोधक लगा के रखे हैं। अब बात करेंगे व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद के बारे में बात करनी है। हमने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। चाहे रोजगार की बात करें, चाहे GDP में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एग्रीकल्चर या कृषि। इसकी तुलना में विकसित देश जैसे हैं, अगर आप अमेरिका देखते हैं तो अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है, कृषि का जो योगदान है, वो 1% है। और अगर रोजगार में योगदान की बात करें तो 0.5% है। अगर भारत में रोजगार आप देखें तो लगभग जितने भी हम ऐसा बात करें कि जो मजदूरी क्षेत्र के लोग हैं, उनमें तो आप देखें 60-65% लोगों को, भारत के 60% लोग तो कृषि पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। अमेरिका में देखें कि रोजगार के मामले में सिर्फ 0.5, अमेरिका में अगर 50 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसका आप देखेंगे उसका सिर्फ 0.5% ही आपको देखने को मिल रहा है, कि सिर्फ 0.5% आप देख पा रहे हैं कि उनको वहां पर काम मिल पा रहा है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को अलग अलग देशों में निर्यात करते हैं, वो भी कम कीमत पर। आप ये कपास देख पा रहे हैं, कपास का एक खेत है ये। अधिशेष कृषि उत्पाद का मतलब क्या होगा कि अपने उपयोग के बाद जो बच गया वो अधिशेष है। तो अधिशेष कृषि उत्पाद को दूसरे देशों के बाजार में कम कीमत पर बेच देते हैं, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह से प्रभावित करता है, जो इन देश के किसान हैं उनको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल करते हैं। हमने विश्व व्यापार संगठन के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज नहीं किया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने के लिए व्यवस्था कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त व्यापार न्याय संगत व्यापार होगा? ऐसा सवाल यहां पर इनके द्वारा उठाया गया। अब बात करेंगे हम भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट पड़ा है भारत में, उसके बारे में बात करना है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। प्रतिस्पर्धा, जिसको आप कंपटीशन कहते हैं, ये विदेशी और स्थानीय के बीच में होती है। इससे क्या होता है, इसका फायदा शहरी क्षेत्र के लोगों ने ज्यादा उठाया। मतलब जब भी स्थानीय क्षेत्र और विदेशी के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी तो कई सारी, सबसे पहली तो विकल्प बढ़ जाएंगे, सबसे पहली चीज हो जाएगी। दाम में फर्क आएगा, दाम कम हो जाएंगे, गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसका फायदा किसने उठाया? शहरी क्षेत्र का जो धनी वर्ग है, चूंकि सबसे पहले चीजें शहर के बाजारों में ही आती हैं और जो खरीदने में सक्षम होता है उसने उठाया। कैसे उठाया? अधिक विकल्प आ गए, उत्कृष्ट उत्पादों की जो उत्कृष्ट गुणवत्ता है उसके माध्यम से और कम कीमत, इन माध्यमों से इन्हें उपयोग किया।
ये लोग अब पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं। मान लीजिए कि अभी उनको एक कुर्सी खरीदी थी 500 की आती है, प्रतिस्पर्धा के चक्कर में 250 की आने लगी, तो 250 की 2 खरीद ली, 500 खर्च करना था, तो बढ़िया रईसी वाला जीवन ये जी रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वैश्वीकरण का प्रभाव सब पर एक समान पड़ा है। सबसे पहली बात अगर हम करें, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। मतलब अगर पिछले 20 साल देखते हैं तो लगातार जो मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका अर्थ यह है कि भारत में निवेश करना उनके लिए क्या रहा है, लाभप्रद, मतलब प्रॉफिटेबल रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ और जंग खाद्य पदार्थ एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किया है। तो ये आपको यहां पर देखने को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन सब चीजों में निवेश किया और शहरी क्षेत्र के लोग इनको खरीदते हैं। अधिकांश खरीदार इनमें क्या है, संपन्न वर्ग से आते हैं, तो वो लोग इन चीजों को खरीद पाते हैं, इनका उपयोग कर पाते हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में क्या हुए, नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। लोगों को रोजगार मिलता है तो आय मिलेगी तो खर्च कर पाएंगे, उपभोग के साधन बढ़ेंगे। इन उद्योगों का कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई, उनको भी काम मिला, उनको भी फायदा होना स्टार्ट हुआ। दूसरी बात करते हैं, दूसरा अगर आप देखेंगे तो अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई। मतलब उन्होंने अपने आकार को, अपनी क्वालिटी को, अपने उत्पादन को, अपने दाम को, हर एक चीज में सुधार किया और धीरे धीरे स्थानीय से निकलकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई, मल्टीनेशनल कंपनी भी बन जाती हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा किया। अच्छी टेक्नोलॉजी लाए तो उत्पादन मानक, मतलब उत्पादन के जो पहले मान लीजिए 100 शर्ट प्रतिदिन करते थे, आज 1000 करने लगे हैं, तो क्या हो गया, उत्पादन मानक को इन्हें ऊपर उठा दिया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया, मतलब कुछ सहयोग कर लिया, कुछ बातचीत कर ली, इसके माध्यम से फायदा लिया। वैश्वीकरण से भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ। कई सारी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर कर आई हैं। उदाहरण के तौर पर टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं, इन्फोसिस को आईटी फील्ड में देख सकते हैं, रेनवेक्सी को दवाइयों के मामले में देख सकते हैं, एशियन पेंट को पेंट्स के मामले में, सुंदरम जो फास्टर्न्स है उसको नट बोल्ट के मामले में देख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, अब ये मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए भी नए अवसर सृजित किए हैं। सेवा प्रदाता मतलब जो भी सेवा देने वाले हैं उनके लिए, चाहे मैकेनिक की सेवा हो या कुछ भी सेवा हो। खास तौर से इसमें जो फायदा हुआ है वो आईटी सेक्टर को, सूचना प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों को ज्यादा फायदा हुआ है सेवा क्षेत्र में। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि भारतीय कंपनी लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन करती है और कॉल सेंटर इसका उदाहरण है। पत्रिका का प्रकाशन क्या कर रही है, वो सेवा दे रही है, प्रकाशन करके उनको दे दिया, डिजाइन बना के दे दिया। ऐसे ही कॉल सेंटर इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्ट करना, जिसको आप डाटा एंट्री कहते हैं, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं और विकसित देश इसका फायदा उठाते हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं, तो हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, खासतौर से बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो अब यहां पर इन्होंने क्या किया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको आप कह रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज कहा जाता है। इनमें बिजली, पानी, सड़क और परिवहन, भंडारण, मनोरंजन, शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं कि इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जो भी अपनी उत्पादन इकाइयां लगाते हैं उनको 5 साल तक टैक्स की छूट भी देते हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने श्रम कानूनों को भी लचीला बना दिया है ताकि आप आसानी से आकर यहाँ पर काम कर सकें। अध्याय 2 में हमने संगठित क्षेत्र की कंपनियों के कुछ नियमों के बारे में जाना था, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना था। हाल के वर्षों में सरकारों ने कंपनियों को अनेक नियमों में छूट लेने की अनुमति दी है ताकि आप आ जाएं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना। अब इसी कारण से क्या होगा कि ये कह रहा है कि हम अब निवेश करने के लिए तैयार हैं, इतनी सारी सुविधा मिल रही है तो हम यहाँ पर निवेश करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने की बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है, जब भी काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। जो लोचदार तरीके से छोटी अवधि के लिए क्या करती है, श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। जब काम बढ़ गया तो लेबर ज्यादा लगा ली, जब काम घट गया तो लेबर को हटा दिया। ये क्या करते हैं ताकि हम अपनी इफिशियंसी बढ़ा सकें, उत्पादन बढ़ा सकें। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और लचीलापन की मांग कर रही हैं।
अब क्या हुआ यहां पर, तो छोटे उत्पादक, वैश्वीकरण से जो भारत के छोटे उत्पादक हैं उनके लिए एक बात है, या तो प्रतिस्पर्धा करो या फिर नष्ट हो जाओ, ऐसी स्थिति आ गई है। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। तो सबसे पहली चीज आती है बढ़ती प्रतियोगिता। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में संकट का सामना करना पड़ेगा। सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक क्षेत्र होसुर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली कंपनी शुरू करने के लिए उसने बैंक से ऋण लिया। संधारित्र मतलब कैपेसिटर। संधारित्र का इस्तेमाल ट्यूबलाइट, टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी में भी 20 कर्मचारी काम करने लगे उसकी कंपनी के अंदर। अपनी कंपनी चलाने के लिए उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन से समझौता करके संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया। उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थीं जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्र सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती थी, टेलीविजन सेटों का निर्माण करती थीं, किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों की प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजनकार करने के लिए व्यवस्था कर दिया कि या तो आप हमारे साथ एसोसिएट हो जाओ, नहीं तो फिर खत्म हो जाओ। उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वे इनका आयात करना पसंद करती थी क्योंकि वो वहां से सस्ते दाम में मिल रहा था, लगभग आधे दाम में मिल रहा था। रवि 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का अब निर्माण कर पा रहा है। उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं, पहले 20 तक आ गए थे। रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इस प्रकार की फैक्ट्री डाली थी उन्हें अपनी इकाइयां बंद कर दी हैं। तो ये कुछ असर हमने छोटे पर देखे, कुछ हमने बड़े की बात की कि लोगों को भी फायदा हुआ, व्यापारियों को भी फायदा हुआ, कुछ छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको बड़ा नुकसान हुआ। इस प्रकार के उद्योग कैसे हैं? बैटरी के उद्योग हैं, संधारित्र के हैं, प्लास्टिक के हैं, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उद्योग जो है वो लगभग नष्ट हो गए हैं या उन पर बहुत मार पड़ी है। कई इकाइयां बंद हो गई हैं जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, तो बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ गया। भारत में लघु उद्योगों में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक श्रमिक काम करते हैं, लगभग 2 करोड़ इनकी संख्या है। अब बात करेंगे प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार के बारे में। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। मतलब क्या? जब जरूरत है तब रख लो और जब जरूरत है तब निकाल दो। इसका अर्थ है श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं रहा, जब चाहे तब उनको निकाल दिया जाए। हम देखते हैं भारत में वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव में कैसे सहन कर पा रहे हैं। आप देखें, वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में महिला श्रमिक, यद्यपि महिलाओं को काम के लिए अवसर प्रदान किया है परंतु हिस्सेदारी इनके द्वारा नहीं दी गई है, महिलाओं को लाभ में भागीदारी नहीं दी गई है। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत को कम करने की कोशिश करते हैं। चूंकि कच्चे माल में लागत कम नहीं कर सकते तो फिर कटौती कहां करते हैं? श्रम लागत में करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं अब अस्थायी आधार पर रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर काम ना देना पड़े, वर्ष भर वेतन ना देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफी कम होती है, श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में काम करने के लिए मजबूर होता है। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया। मतलब वैश्वीकरण का एक डार्क साइड ये भी है कि श्रमिकों के साथ भी अन्याय हो रहा है जो पहले कभी अच्छा था। जैसे आप देखो, कपड़ा श्रमिक का एक उदाहरण देखते हैं। 35 वर्षीय सुशीला दिल्ली के एक श्रमिक निर्यातक उद्योग में श्रमिक के रूप में कई वर्ष में काम किया। जब वह स्थायी श्रमिक थी तो आप देखो उसको स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, भविष्य के लिए कुछ पैसा, भविष्य निधि, अतिरिक्त समय में काम करने पर दुगनी मजदूरी मिल रही है, बेनिफिट है उसको। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक तो उसको काम नहीं मिला, बड़ी परेशान हुई। बाद में उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर काम मिला और कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी मजदूर रह पाई है और उसे पहले की तुलना में आधा पैसा ही मिलता है, मतलब वो आधा ही कमा पाती है। सुबह 7:30 बजे वो घर से निकलती है, रात को 10 बजे तक आ पाती है।
एक दिन अगर काम पर नहीं गई तो सैलरी कट जाएगी, अब उसे कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को भी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए वे कम वेतन देते हैं और कम वेतन पर ही काम करवाते हैं। तो भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को हमने कुछ इस तरीके से देखा, क्या प्रभाव पड़ेंगे। हमने कुछ अच्छे साइड देखे, कुछ खराब साइड देखे। अब बात करेंगे न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा, ये बात हमने जान ली। हमने देखा जब भारत पर प्रभाव हम देख रहे हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ, भारत की कुछ कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई। लेकिन हम लघु उद्योग और श्रमिकों की तरफ जब नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इनको भारी नुकसान हुआ है, इनको भारी पीड़ा हुई है। शिक्षित है ना, शिक्षित कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण का सर्वोत्तम उपयोग किया है, और अनेक लोग ऐसे हैं जो लघु उद्योग से हैं, कुटीर उद्योग से हैं या श्रमिक वर्ग से हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाया। हांगकांग में आप देखेंगे एक WTO के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है 2005 में। क्योंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है और वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जाए इस पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि छोटे उद्योग भी बचे रहें, मजदूरों की भी स्थिति ठीक रहे, किसी का शोषण ना हो, किसी को नुकसान ना हो। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको समान अवसर वो देगा। यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभ सबकी बेहतरी के लिए है ना, सबकी जो बेहतर हिस्सेदारी है और सबकी बेहतरी के लिए किया गया हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, कोशिश कर सकती है वो ऐसा, और उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों में संरक्षण प्रदान करना चाहिए, ताकि आप धनी, गरीब, मध्यम, मजदूर सबके बारे में बात कर सकें। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में भी पढ़ा होगा, उनके बारे में भी कुछ आपने जाना होगा। जैसे कि हम बात करें, सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है, क्या सुनिश्चित कर सकती है कि भाई अब वो कुछ सुनिश्चित कर दे कि श्रम कानूनों का उचित क्रियान्वयन हो, कुछ नियम कानून बनाती है तो उसको सुनिश्चित कर दे, छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद करे, कुछ मदद करे भाई कि कुछ पैसा दे, कुछ कम ब्याज पर पैसा दे, बिना ब्याज का पैसा दे, आयात निर्यात आसानी से करवाए। कब तक करवाए? जब तक प्रतिस्पर्धा के लिए वो सक्षम ना हो जाए। सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है उनको सक्षम बनाने के लिए। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है कि भाई आप ऐसा करना पड़ेगा, हमारे उद्योग, हमारे कुटीर उद्योग और श्रमिकों की स्थिति खराब हो रही। विश्व व्यापार संगठनों में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। क्योंकि WTO के अंदर विकसित देशों का वर्चस्व है तो विकासशील देशों को मिलकर कुछ बात करनी होगी। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है, उन्हें आवाज उठाई है और उस पर कुछ असर डाला है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, उसके द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे समरी के बारे में, मतलब हमारा सारांश होगा। तो हमने इस अध्याय में वैश्वीकरण के अलग अलग वैश्वीकरण की अवस्था के बारे में पढ़ा, वैश्वीकरण के अलग अलग कारक जाने, कैसे ये वैश्वीकरण आया इसको जाना। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है और अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार द्वारा यह संभव हुई है, ये बातें हमने जानी हुई हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में रहती हैं, ये बात भी हमने जानी। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज करती हैं जहां पर वह सस्ते में उत्पादन कर सके, क्योंकि वहां पर उनको श्रम की लागत कम आएगी, कच्चे माल की लागत कम आएगी। इससे क्या होगा, और उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो भी बड़े जटिल ढंग से किया जाता है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने बड़ी भूमिका निभाई है। हमने मोबाइल सूचना मतलब जो दूर संचार की जो व्यवस्थाएं हैं, IT सेक्टर है, इनका बड़ा योगदान रहा है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण के युग को या वैश्वीकरण को सुगम बनाया है या समृद्ध बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव बनाया है ताकि वो अपने अवरोधकों को हटा सकें। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अगर आप धनी देशों की बात करें या संपन्न देशों की बात करें तो जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें उनका वर्चस्व ज्यादा है, विकासशील देशों का कम है, तो उसके लिए भी लोगों ने आवाज उठाई है। वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादकों, लघु उद्योग वालों को और श्रमिकों को बड़ा नुकसान हुआ है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों
का सृजन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो, यह भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए अलग अलग कदम भी उठाए जा रहे हैं, कोशिश भी की जा रही है। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था जिसको हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। हमारा चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है, सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। हम आपको बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं स्कूल शिक्षा के, जिसमें हम सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी की बुक्स को कवर करते हैं, अलग अलग स्टेट बोर्ड की बुक्स को कवर करते हैं, अलग अलग स्पेशल बुक्स को भी कवर करते हैं, उनका पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं, आपको बिल्कुल निःशुल्क में देते हैं। एनटीएससी ओलंपियाड कवर करते हैं। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी, आईआईटी और नीट इनकी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क में करवाते हैं। फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, ये सारी तैयारियां भी बिल्कुल निःशुल्क में कराई जा रही हैं। आप हमारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, बिल्कुल निःशुल्क में, कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से कुछ बुक्स एंड ई बुक्स भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, फॉर्म को फिलअप कर देंगे, बुक आपको मिल जाएगी। बुक क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी बनाई गई है, साथ ही साथ उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देखें कि हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक अलग भाग बना दिया, मैप आधारित का अलग भाग बना दिया, थ्योरी का अलग भाग बना दिया, पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का अलग भाग बना दिया। इससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको तकलीफ ना हो। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।